मर चुके थे। उनकी मृत्यु के साथ सूर्योदय आश्रम का पूरी तरह से अंत हो गया था। आज से राजपुरोहित साम्राज्य में सूर्योदय आश्रम का कोई अस्तित्व नहीं था। विक्रम, तुम्हारी योजना वाकई कारगर ही रही। ऊंचे आकाश में नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम ने उदासीनता से जवाब दिया, गुरुदेव से निपटने का यही एकमात्र तरीका था, वरना हम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। पर इस युद्ध के बाद आखिरकार हम जीत गए हैं। एक महान योद्धा की शक्ति बहुत भयानक होती है। वह आकाश में उड़ सकता है, जिससे 10,000 सैनिकों की सेना भी उन तक नहीं पहुंच पाती। गुरुदेव का जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। गुरुदेव मर चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब से साम्राज्य में सूर्योदय आश्रम नहीं रहेगा। मैदान में मौजूद हर कोई उत्साहित होकर जयकार कर रहा था। 1,00,000 सैनिकों के जयघोष आकाश में गूंज रहे थे। आसपास के पहाड़ों में उनकी गूंज सुनाई दे रही थी। हमारे युवा मालिक वाकई प्रभावशाली हैं। साम्राज्य के सबसे मजबूत गुरु भी उनके हाथों मारे गए हैं। आखिरकार हमने अपने परिवार के मृत सदस्यों का बदला ले लिया है। विक्रम के परिवार के सदस्य बेहद उत्साहित थे। उनकी पिछली चिंताएं और डर पूरी तरह से उत्साह में बदल गए थे। यह उस लड़की की सुरक्षात्मक ढाल की वजह से हुआ जिसने गुरुदेव को भ्रमित कर दिया, वरना विक्रम और वह लड़की मिलकर भी गुरुदेव को नहीं हरा पाते। वह बूढ़ा आदमी बहुत भयानक था। राजा देवराज ने राहत की सांस ली। गुरुदेव की मृत्यु के साथ खतरा धुएं की तरह छट गया था। वैद्यराज ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि मालिक ने पहले से ही योजना बना रखी थी कि गुरुदेव से कैसे निपटना है। यह कदम वाकई गुरुदेव को हैरान कर गया। सेनापति ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम और नेहा धीरे धीरे नीचे उतरे। नेहा पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन विक्रम का चेहरा असली शक्ति के बहुत ज्यादा उपयोग के कारण पीला पड़ गया था और उनकी चोटें भी थोड़ी गंभीर थी। एक दवाई निकालकर निगलने के बाद उन्होंने गुरुदेव की ओर देखा। अपनी तलवार निकाली, हाथ हिलाया और गुरुदेव के शरीर पर हरे रंग की लपटों का एक झोंका जलाया। पल भर में वह राख में बदल गए। आखिरकार महान युद्ध समाप्त हो गया था। गंभीर रूप से घायल राजा देवराज ने विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुमने बहुत मेहनत की। राजा की चोटें कैसी हैं? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कुछ गंभीर नहीं है। कुछ समय आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। राजा देवराज ने धीरे से सिर हिलाया। 5वें दर्जे के वैद्यराज के उपचारक दवाइयां बहुत शक्तिशाली थे। ज्यादा से ज्यादा कुछ ही महीनों में राजा देवराज पूरी तरह से ठीक हो जाते। जयंत सैनिकों को आदेश दो कि वे साम्राज्य के लिए सारी युद्ध सामग्री इकट्ठा करें और मृत सैनिकों और सेनापतियों का उचित अंतिम संस्कार करें। विक्रम ने कमांडर जयंत को निर्देश दिया। जी महासेनापति, कमांडर जयंत ने सम्मानपूर्वक आदेश लिया। फिर विक्रम ने अपनी निगाहें सभी की ओर मोड़ते हुए कहा, आप सभी के मजबूत सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हम सूर्योदय आश्रम को खत्म कर सके और गुरुदेव को मार सके। मैं इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा और आपकी दया को पानी की एक बूंद के बदले झड़ने की तरह चुकाऊंगा। महासेनापति, शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं। सूर्योदय आश्रम को खत्म करके हमें भी हमारा बदला मिल गया। यह सच है। सूर्योदय आश्रम ने हम में से कई लोगों को मार डाला था। हमें उन्हें खत्म करना ही था। लोग एक के बाद एक जवाब दे रहे थे। उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। सोच निर्माण यंत्र के मालिक विक्रम के साथ अच्छे संबंध बनाना निसंदेह यहां बैठे सभी लोगों के लिए एक सपने जैसा था। एक मामूली शाही परिवार का तीसरा युवा मालिक जिसके पास दूसरे दर्जे की युद्ध कला थी और जिसे पहले उसकी प्रेमिका ने छोड़ दिया था। किसने सोचा होगा कि अब वह साम्राज्य के सबसे मजबूत आश्रम सूर्योदय आश्रम के खिलाफ खड़ा हो सकता है। धीरे धीरे विक्रम कमजोर से मजबूत की ओर बढ़े। महेश्वरी परिवार को खत्म किया, शाही खानदान का सामना किया और आखिर में सूर्योदय आश्रम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसके सभी शिष्यों को मार डाला और गुरु को भी मार दिया। माना जाता था कि सूर्योदय आश्रम के विनाश की खबर जल्द ही पूरे साम्राज्य में तेजी से फैल जाएगी। निश्चित रूप से अनगिनत छोटे बड़े ताकतों को हिला देगी, साथ ही अनगिनत साधकों को भी हैरान कर देगी। प्रतिभा सूची की लड़ाइयों की खबर पहले ही ज्ञान गंगा विद्यापीठ से फैलनी शुरू हो गई थी और बहुत जल्द विक्रम का नाम निश्चित रूप से पूरे साम्राज्य में गूंज उठेगा। सूर्योदय आश्रम खत्म हो गया है और सबसे बड़ा खतरा हट गया है, लेकिन कुछ खतरे अभी भी दूर नहीं हुए हैं।
विक्रम ने धीरे धीरे कहा। विक्रम के पिता ने सिर हिलाया और कहा, शाही खानदान अभी भी एक खतरा है और राजा इंद्रजीत निश्चित रूप से चीजों को आसानी से नहीं जाने देंगे, लेकिन शाही खानदान बहुत कमजोर हो गया है और मुझे डर है कि वे अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। राजा देवराज ने थोड़ा माथा सिकोड़ते हुए कहा, मैंने पहले सोचा था कि शाही खानदान सूर्योदय आश्रम की मदद करेगा, लेकिन अब लगता है कि राजा इंद्रजीत और उनके लोग सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं। शाही खानदान को खत्म करना ही होगा। विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। उनकी आंखों में एक भयंकर हत्या की इच्छा चमक रही थी। शाही खानदान ने कई बार कार्रवाई की थी। विक्रम के चरित्र को देखते हुए वह किसी दुश्मन को यूं ही घूमने कैसे दे सकते थे। विक्रम के मित्र ने सहमति जताते हुए कहा, विक्रम सही कह रहा है। शाही खानदान ने कई बार हमला किया है, हम उन्हें यूं ही नहीं जाने दे सकते। मेरे बेटे मां को चिंता है कि राजा इंद्रजीत और उनके लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। तुम सभी गंभीर रूप से घायल हो और उनका मुकाबला नहीं कर सकते। विक्रम की माता ने चिंतित होकर कहा, चिंता मत करो मां, अगर वे आने की हिम्मत करते हैं तो मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि वे वापस नहीं लौटेंगे। विक्रम ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। अपनी माता को आश्वस्त करने का इशारा किया। इस पर उनकी निगाहें गुरु मुकुंद की ओर मुड़ी और विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु मुकुंद, यह मामला सुलझने के बाद मैं खुद ज्ञानधारा आश्रम जाऊंगा। मैं आपसे किया वादा नहीं तोड़ूंगा। गुरु मुकुंद ने सिर हिलाया और एक खुश मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। मैं महासेनापति का ज्ञानधारा आश्रम में स्वागत करने के लिए किसी भी समय प्रतीक्षा करूंगा। इस समय गुरु मुकुंद की आंखों में सम्मान और भी बढ़ गया। 5वें दर्जे के वैद्य विक्रम के सामने एक चींटी की तरह थे, जिनमें विरोध करने की थोड़ी भी शक्ति नहीं थी। आयुर्वेद में विक्रम की शक्ति गुरु मुकुंद को झुकने के लिए मजबूर करने के लिए काफी थी। युद्ध के मैदान को साफ करने के बाद साम्राज्य की सेना पीछे हटने लगी। राजा देवराज और सेनापति जैसे सेनाध्यक्ष भी एक एक करके वापस चले गए और राजपुर के विभिन्न प्रमुख ताकतों के योद्धा भी अपने घावों को भरने के लिए वापस लौट गए। विक्रम के जाने से पहले उन्होंने सूर्योदय आश्रम को जमीन पर मिला दिया। कई भव्य महल नष्ट हो गए, जिससे पूरा आश्रम खंडहर में बदल गया। इस युद्ध में सूर्योदय आश्रम को पूरी तरह से मिटा दिया गया, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। विक्रम ने पूरी जीत हासिल की थी। सेना के पीछे हटने के बाद राजा इंद्रजीत और युवराज सहित कई योद्धा एक निश्चित पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुए। वे स्पष्ट रूप से जल्दी आ गए थे, लेकिन अब तक खुद को प्रकट न करने का फैसला किया था। साम्राज्य का सबसे मजबूत आश्रम भी मिटा दिया गया है। राजा इंद्रजीत ने गंभीर स्वर में कहा, उनकी बूढ़ी आंखें जटिलता से भरी हुई थी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि विक्रम इतना भयानक होगा कि वह वास्तव में सूर्योदय आश्रम को खत्म कर देगा। यह अविश्वसनीय है कि वह कितना क्रूर और बेरहम है। युवराज ने कहा। उनका चेहरा सदमे से भरा था। आंखों के सामने सच्चाई होने पर भी उन्हें यह सच मानना मुश्किल लग रहा था। विक्रम बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है और उसकी शक्ति बहुत भयानक है। वह निश्चित रूप से हमारे शाही खानदान को नहीं छोड़ेगा। हमें तैयार रहने की जरूरत है। युवरागी ने चिंतित होकर कहा। विक्रम के पास साम्राज्य और राजपूत की प्रमुख ताकतों का समर्थन था। उनका शाही खानदान बस उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अब जब सूर्योदय आश्रम नष्ट हो गया था, शाही खानदान ने अपना समर्थन खो दिया था। इस गंभीर रूप से कमजोर होने के साथ वे विक्रम के साथ मुकाबला करने में और भी कम सक्षम थे। अगर विक्रम साम्राज्य के सबसे मजबूत आश्रम को खत्म कर सकता था तो उसकी तुलना में शाही खानदान क्या था? स्थिति अब नहीं बचाई जा सकती। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। विक्रम और उनके लोगों को ठीक होने की जरूरत है, इसलिए हमारे पास अभी भी समय है। राजा इंद्रजीत ने गंभीर रूप से कहा। अगर वे नहीं जाते तो मौत उनका इंतजार कर रही होती। युवराज ने थोड़ा माथा सिकोड़ते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि हम राजकुमार और राजकुमारी का बदला नहीं लेंगे? हमारे शाही खानदान के इतने सारे लोग मर गए हैं, क्या यह बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा? भले ही वह जानते थे कि वे विक्रम का मुकाबला नहीं कर सकते, युवराज इस तरह से साम्राज्य से भागने के लिए तैयार नहीं थे। शाही खानदान को शुरू से ही माहेश्वरी परिवार की मदद नहीं करनी चाहिए थी। राजा इंद्रजीत ने अफसोस के साथ सिर हिलाया। उन्हें पहले ही विक्रम को नाराज करने का पछतावा हो रहा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि शाही परिवार एक मामूली दूसरे दर्जे की युद्ध कला और एक तीसरे युवा मालिक के साथ आंख झपकते ही आकाश में उड़ जाएगा और एक दुर्ज योद्धा बन जाएगा जो सभी दिशाओं में सम्मान की आज्ञा देता है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शाही खानदान के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था।
या तो विक्रम के साथ मौत तक लड़ो या साम्राज्य से भाग जाओ। विक्रम और उनके लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस मौके का फायदा उठाकर विक्रम को क्यों नहीं खत्म कर देते? कम से कम हम राजकुमार और राजकुमारी का बदला ले सकते हैं। यह हमारा आखिरी मौका है। अगर हम ज्यादा देर करते हैं तो मुझे डर है कि हम तब तक विक्रम का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। युवराज ने क्रूरता से कहा, जैसा कि कहा जाता है, किसी को गिरे हुए पर लात मारो। प्रमुख के शब्द समझ में आते हैं। आपका क्या विचार है? बड़े परिवार प्रमुख युवरागी ने पूछा, युवराज के सुझाव से भी सहमत होते हुए। इतनी तेजी से विकास के साथ अपनी चौथी परत की शक्ति के साथ विक्रम के पास सातवीं परत की तुलना में ताकत थी। राजा इंद्रजीत के अलावा शाही खानदान में कोई भी विक्रम का मुकाबला नहीं कर सकता था। राजा इंद्रजीत चुप हो गए। वाकई यह सबसे अच्छा मौका था। एक ऐसा मौका जो एक बार छूट गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। राजा इंद्रजीत को जिस बात की चिंता थी वह थी नेहा की दुर्ज सुरक्षात्मक ढाल। अगर वे असफल हो गए तो उनके पास भागने का मौका भी नहीं होगा और शाही खानदान बर्बाद हो जाएगा। राजा इंद्रजीत ने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की और वह यह भी जानते थे कि विक्रम कोई मूर्ख नहीं था। कौन जानता था कि विक्रम ने उनके इंतजार में कोई जाल बिछा रखा है या नहीं? अगर युवराज इसके बारे में सोच सकते थे तो क्या विक्रम ने इस पर विचार नहीं किया होगा? बहुत सोच विचार के बाद राजा इंद्रजीत ने उस विचार को छोड़ने का फैसला किया और सिर हिलाते हुए कहा, हमें जितनी जल्दी हो सके साम्राज्य छोड़ देना चाहिए। विक्रम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। युवराज ने गुस्से में अपने दांत पीसे। उनकी अनिच्छा स्पष्ट थी क्योंकि उनकी कसकर भींची हुई मूर्तियों ने उनके नाखूनों को उनकी त्वचा में घुसा दिया। साम्राज्य की बड़ी हलचलों को राजपुर के अनगिनत साधकों से छिपाया नहीं जा सकता था। 1 लाख सैनिकों की सेना के पीछे हटने के बाद राजपुर के कई साधक खुद जांच करने के लिए सूर्योदय आश्रम में उमड़ पड़े। लेकिन उनके वहां पहुंचने पर हर जगह बिखरे हुए शवों और समतल सूर्योदय आश्रम को देखकर वे सभी डर के मारे से हर उठे। यह चौंकाने वाला दृश्य उन सभी के लिए एक बुरा सपना बनना तय था जिन्होंने इसे देखा था। हे भगवान, सूर्योदय आश्रम वास्तव में नष्ट हो गया है। साम्राज्य के सबसे मजबूत आश्रम को खुद साम्राज्य ने ही खून से धो दिया है, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा है। महासेनापति के तरीके वाकई डराने वाले हैं। शाही खानदान शायद सूर्योदय आश्रम के नक्शे कदम पर चलने वाला है। साधक डर से कांप उठे, कांपते हुए और ठंडे पसीने से भीग गए। सूर्योदय आश्रम के विनाश की खबर फैलने लगी। माना जाता था कि कुछ ही घंटों के भीतर खबर पूरे राजपुर और यहां तक कि पूरे साम्राज्य में फैल जाएगी। जब विक्रम और उनके लोग ठीक होने के लिए अपने परिवार के घर लौटे तब तक सूर्योदय आश्रम के विनाश की खबर पहले ही राजपुर में एक भयानक गति से फैल चुकी थी। राजपुर के भीतर सभी छोटे बड़े ताकतवर साथ ही अनगिनत साधक पूरी तरह से भयभीत थे। खबर सुनकर उनकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। सूर्योदय आश्रम की ताकत लोगों के दिलों में गहराई से बसी हुई थी, जो अनगिनत युवाओं के लिए एक पवित्र साधना स्थल का प्रतिनिधित्व करती थी। अब इसके विनाश की खबर अचानक फैल गई। कौन इस पर विश्वास कर सकता था? फिर भी जब हर कोई इसके बारे में बात करने लगा तो उनके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा साम्राज्य द्वारा 1 लाख सैनिकों की सेना को संगठित किया गया था और उसका लक्ष्य सूर्योदय आश्रम के अलावा कोई और नहीं था। तो लक्ष्य कौन हो सकता था? 2 घंटे बाद सूर्योदय आश्रम के विनाश की खबर ने साम्राज्य, राजपुर और पूरे साम्राज्य को हिला दिया। बाहरी दुनिया को तो बस यही पता था कि सूर्योदय आश्रम का विनाश साम्राज्य का काम था, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह विक्रम सिंह का काम था। यकीनन बहुत जल्द यह सबको पता चल जाएगा। राजपुर में रहने वाले साधकों को तो यह पता था कि साम्राज्य और सूर्योदय आश्रम के बीच का युद्ध पूरी तरह से विक्रम की वजह से था। सूर्योदय आश्रम का अस्तित्व राजपुरोहित साम्राज्य की आंखों में एक भयानक जानवर जैसा था, लेकिन विक्रम की वजह से ही राजा देवराज ने 1 लाख की सेना को सूर्योदय आश्रम को खत्म करने और साम्राज्य के इस भयानक जानवर को मिटाने के लिए तैयार किया। इससे पता चलता है कि राजा देवराज विक्रम को कितनी अहमियत देते थे। उसी समय एक और खबर जो साम्राज्य को हिला रही थी वह फैल रही थी। प्रतिभा सूची की युद्ध प्रतियोगिता में ज्ञानगंगा विद्यापीठ के विक्रम ने पहला स्थान हासिल किया और वह प्रतिभा सूची में पहले नंबर पर थे। ज्ञानगंगा विद्यापीठ जो हमेशा नीचे रहता था और राजपुरोहित साम्राज्य में सभी द्वारा कमाका जाता था, उसने अप्रत्याशित रूप से न केवल प्रतिभा सूची की युद्ध प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता बल्कि 4 महान विद्यापीठों में सबसे मजबूत भी बन गया। इस खबर ने पूरे साम्राज्य में सदमे की लहर दौड़ा दी। साम्राज्य के हर कोने में विक्रम के प्रतिभा सूची की युद्ध प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आने की उपलब्धि पर चर्चा हो रही थी।
साम्राज्य के लोगों को और भी ज्यादा सदमा इस बात से लगा कि विक्रम एक नया छात्र था जिसकी ताकत पहले ही साम्राज्य के नंबर 1 युवा राजकुमार से भी आगे निकल चुकी थी। राजपुरोहित साम्राज्य के बाहर बाकी 3 महान साम्राज्य भी चकित थे। सभी ने सोचा था कि प्रतिभा सूची में पहला स्थान फिर से जलक्रीड़ा विद्यापीठ को मिलेगा और ज्ञान गंगा विद्यापीठ सबसे नीचे रहेगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ज्ञान गंगा विद्यापीठ में कोई चमत्कार होगा। विक्रम की प्रसिद्धि ने महान साम्राज्यों में जोरदार गूंज पैदा की। सचमुच चारों साम्राज्यों को हिला दिया। वह बेजोड़ गौरव बिल्कुल पिछली प्रतिभा सूची की युद्ध प्रतियोगिता के नंबर 1 नीरज जैसा था जिसकी अनगिनत लोग पूजा करते थे। ... विक्रम के परिवार का आंगन चीन जल्दी में आया। उसका चेहरा गंभीर था। जाहिर है कोई जरूरी काम था। विक्रम के परिवार के सैनिक भ्रमित थे, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। चीहू, इतनी क्या जल्दी है? विक्रम के परिवार के बड़े सदस्य दादाजी जैसे ही चीन को जल्दी को वापस जंगल में जाने देने के बराबर नहीं होगा। चीहुन जल्दी से विक्रम के कमरे में गया। एक दिन और रात ठीक होने के बाद विक्रम पूरी तरह से ठीक हो चुका था। बस अब आराम कर रहा था। एक भयंकर युद्ध के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके विक्रम को लगा कि उसकी साधना में बहुत सुधार हुआ है। युद्ध हमेशा अपनी साधना को बेहतर बनाने का सबसे तेज तरीका होता है। जब चीहुन विक्रम के कमरे के बाहर पहुंचा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से बाईं ओर के कमरे की ओर मुड़ा। बाईं ओर के कमरे से अचानक एक बहुत ही मजबूत आभा निकली जिसने चीहन को चौंका दिया। चौथे स्तर का साधक नेहा ने सफलता हासिल की है। उसकी साधना की गति लगभग गुरुजी जितनी ही भयानक है। चीहुन ने सदमे में चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब उसने नेहा के कमरे की ओर देखा। दरवाजा खुला। इस समय विक्रम के कमरे का दरवाजा खुला और विक्रम धीरे धीरे बाहर आए। जाहिर तौर पर नेहा की आभा से वह भी चौंक गए थे। नेहा वाकई अविश्वसनीय है। कल के युद्ध के बाद आज उसने सफलता हासिल कर ली है। विक्रम ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने बोला विक्रम ने चीन को देखा और आश्चर्य से पूछा, चीहुंग, तुम यहां क्यों आए हो? यह सुनकर चींग अचानक होश में आया और सम्मानपूर्वक कहा, गुरुजी, शाही परिवार खाली है। मेरे और दादाजी के अनुसार राजा इंद्रजीत और उनके लोग शायद भाग चुके हैं। राजा इंद्रजीत, वह बूढ़ा लोमड़ी वाकई बहुत चालाक है। उसने कल इतने अच्छे मौके पर भी हमला नहीं किया। लगता है कि वह भी नेहा की सुरक्षात्मक ढाल से काफी सतर्क था। विक्रम ने एक हल्की ठंडी मुस्कान के साथ कहा। गुरुजी, क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? चीहुंग ने पूछा। विक्रम ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जरूरत नहीं है। अगर वे भाग गए हैं तो अपनी गति के साथ वे शायद पहले ही साम्राज्य से बाहर निकल गए होंगे और हम अब उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। क्या हम बस शाही खानदान को जाने देंगे? चीहू बहुत अनिच्छुक था। शाही खानदान द्वारा कई बार घात लगाए जाने से जिसमें कई सैनिक क्रूरता से मारे गए थे। चीहंग उन्हें जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यह देखकर कि चीहंग इच्छुक है, विक्रम ने कहा, उन पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। राजा इंद्रजीत और उनके लोग वहां नहीं रुकेंगे। वे निश्चित रूप से वापस आएंगे। हमें उन्हें खोजने में अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? वे बच नहीं सकते और वैसे भी हमारे पास और भी जरूरी काम है। और भी जरूरी काम? चीहुन थोड़ा भ्रमित लग रहा था। उसकी निगाहें विक्रम पर टिकी हुई थी। जब सूर्योदय आश्रम पहले ही नष्ट हो चुका था और शाही खानदान भाग चुका था तो और कौन से जरूरी काम हो सकते थे? आधे घंटे में लिंगमुंग और दूसरों के साथ आ जाना। विक्रम ने सिर हिलाया और निर्देश दिया। श्रीनिवास परिवार का क्या होगा? कमांडर जयंत अभी तक कैदियों को नहीं लाए हैं और आश्रम बिना किसी निरीक्षण के फिर से बनाया जा रहा है। चहेंग ने पूछा, वह आसान है, उसे बाई ओर छोड़ दो। विक्रम ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। बाई ओर विक्रम के परिवार के सैनिकों का कप्तान था जो विक्रम के परिवार के प्रति वफादार और समर्पित था। विक्रम को उस मामले को उसे सौंपने में बहुत विश्वास था। जी चीहंग ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। तुरंत अपनी वापसी के लिए निकल पड़ा। जैसे ही चीहंग चला गया विक्रम का मित्र मऊ चिंगचिंग और झांग जुनलान सभी बाहर आए। सभी नेहा के कमरे से निकलने वाली मजबूत आभा से चौकस थे। नेहा वाकई अद्भुत है, चौथे स्तर के साधक तक पहुंच गई है। मऊ चिंगचिंग ने जलन से कहा, नेहा की प्रतिभा के साथ अगर वह 2 महीने के लिए एकांत में चली जाए तो वह 5वें स्तर के साधक तक भी पहुंच सकती है। हम तुलना नहीं कर सकते। विक्रम के मित्र ने एक खट्टे लहजे में कंधे उचकाते हुए कहा। विक्रम, तुम मेरे साथ कलाकृति बनाने की प्रतियोगिता कब करोगे?
मैं लगभग आधे साल से इंतजार कर रहा हूं। झांग जुनलान ने विक्रम को देखा और पूछा। यह सुनकर विक्रम ने उदासीनता से जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता नहीं करना चाहता। मुझे बस तुम्हें निराश करने का डर है। हालांकि तुम चौथे स्तर के कलाकार हो। तुम्हारी नींव स्थिर है क्योंकि तुमने बहुत तेजी से उन्नति की है। यकीनन तुम कलाकृति बनाने में एक प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम बहुत जल्दबाजी में हो। इसके अलावा कलाकृति बनाने की वजह से तुम्हारे शरीर में काफी आग का जहर जमा हो गया है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे पहले ही आग के जहर को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 5वें दर्जे की दवाई की गंध आ गई थी। तुम तो एक आध्यात्मिक कलाकृति भी नहीं बना सकते, जबकि मैं किसी भी समय कहीं भी एक बना सकता हूं। क्या अभी भी प्रतियोगिता की जरूरत है? इन शब्दों पर झांग जुनलान का चेहरा सदमे से भर गया क्योंकि उसने विक्रम को घूर कर देखा। मुश्किल से विश्वास कर रहा था कि विक्रम बस देखकर इतना कुछ समझ सकता है। झांग जुनलान ने विक्रम के सामने कभी भी कोई कलाकृति नहीं बनाई थी। वह कैसे बता सकता था कि नींव अस्थिर थी और जल्दबाजी में थी और उसने दवाई की गंध भी सूंघ ली थी। विक्रम फिर से लोगों को डरा रहा है। विक्रम के मित्र ने सिर हिलाया जबकि माओ चिंगचिंग उसके बगल में मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। हैरान झांग जुनलान को देखकर विक्रम हंसे और कहा, आग के जहर को दबाने के लिए दवाई का उपयोग करने में सक्षम होना यह दिखाता है कि तुम्हारा परिवार मुख्य भूमि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तुम्हारा परिवार मास्टर कलाकार होना चाहिए। लेकिन यह दुख की बात है कि वे तुम्हारे शरीर में आग के जहर को साफ नहीं कर सकते। यह देखते हुए कि तुमने मेरे परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, मैं तुम्हारे शरीर से आग का जहर हटाने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें कलाकृति बनाने की तकनीकों का एक सेट भी दूंगा। चलो 6 महीने में फिर से प्रतियोगिता करते हैं। दरअसल विक्रम गलत नहीं था। झांग जुनलान इतना युवा होकर भी चौथे स्तर के कलाकार के स्तर पर था। यह दिखाता था कि उसे सहारा देने वाली शक्ति बिल्कुल जबरदस्त थी। क्या यह सच है? झांग जुनलान ने सदमे में पूछा, क्या मेरे शब्दों में कोई झूठ है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। विक्रम ने कंधे उचकाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम महीनों से मुझे धोखा दे रहे हो। झांग जुनलान ने डांटा। हा हा। विक्रम का मित्र अचानक जोर से हंस पड़ा। उदाहरण चिन्ह ... उदाहरण चिन्ह। विक्रम की बोलती बंद हो गई। आधे घंटे बाद चिंग और 8 अन्य साथी विक्रम के परिवार के 2 और लोग विक्रम के परिवार के बड़े आंगन में पहुंचे। मेरे बेटे नेहा चिंगचिंग, तुम सब कहां जा रहे हो? विक्रम के पिता और अन्य लोग मुख्य हॉल से बाहर आए और विक्रम की माता ने उत्सुकता से पूछा। नमस्ते अंकल, चाची, दादाजी, चीहू और अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। हम बस टहलने जा रहे हैं। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे बेटे, तुम शाही खानदान के मामले को कैसे संभालने की योजना बना रहे हो? विक्रम के पिता ने गंभीरता से पूछा। युवराज और अन्य लोग निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। वे निश्चित रूप से बदला लेने के लिए वापस आएंगे। दादाजी ने गंभीरता से कहा, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह साधना का एक अच्छा अवसर है। उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने बिना किसी चिंता के लापरवाही से कहा। कुछ बातों को संक्षेप में बताने के बाद विक्रम और अन्य लोग निकल पड़े। वे कहां जा रहे थे यह कोई नहीं जानता था। 1 दर्जन से अधिक लोगों का समूह साधना करते हुए यात्रा करता रहा और 7 दिन बाद साम्राज्य की सीमा पर पहुंचा। क्या यह दिव्य घाटी का रास्ता नहीं है? सीमा पर पहुंचने के बाद विक्रम के मित्र ने आश्चर्य से चिल्लाया। कोई आश्चर्य नहीं कि रास्ता परिचित लग रहा था। विक्रम, क्या हम दिव्य घाटी जा रहे हैं? नेहा ने जल्दी से पूछा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दिव्य घाटी में इतने सारे प्राकृतिक खजाने और औषधीय सामग्री के साथ और आध्यात्मिक झील के पास साधना करने के लिए हम क्यों नहीं जाएंगे? गुरुजी, भले ही हम अंदर चले जाए, दूसरे साम्राज्य के सेनापति शायद हमें जाने नहीं देंगे। अगर हम जबरदस्ती अंदर घुसते हैं तो मुझे डर है कि बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेन मुशंग ने चिंता से कहा। सुचंग ने सहमति जताते हुए कहा, मुशंग सही कह रहा है गुरुजी, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने तरीके हैं, चलो चलते हैं। विक्रम ने आत्मविश्वास से मुस्कुरा एक दूसरे को देखा और फिर पीछा किया, क्योंकि विक्रम ने कहा था कि उसके पास एक तरीका है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई तरीका होगा। 10 मिनट से अधिक समय बाद विक्रम और उनका समूह पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में पहुंचा। महासेनापति पर्वत श्रृंखला की परिधि की रक्षा करने वाले सैनिक सभी आश्चर्य से चौंक गए। प्रणाम महासेनापति। सैकड़ों सैनिक एक घुटने पर बैठ गए। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। उठो, विक्रम ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। महासेनापति, आप यहाँ किस लिए आए हैं?
एक सेनापति आगे बढ़ा और भ्रमित होकर पूछा। विक्रम ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम कुछ खजाने लेने जा रहे हैं। कुछ खजाने लेने? सेनापति का चेहरा अचानक बुरी तरह से बदल गया और उसने जल्दी से कहा, महासेनापति ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके गंभीर परिणाम होंगे। सेनापति डर के मारे लगभग रोने लगा था। हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है, बस 1 दर्जन के आसपास, और भंडारण की अंगूठी को भरना पर्याप्त होना चाहिए। चिंता मत करो, विक्रम ने मजाक किया। भंडारण की अंगूठी को भरना? सेनापति का चेहरा डर से हरा हो गया और वह तुरंत घुटने टेक कर विनती करने लगा, महासेनापति आप ऐसा मत कीजिए, अगर दूसरों को पता चला तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, घबराने की जरूरत नहीं है, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सेनापति ने तुरंत राहत की सांस ली, अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, महासेनापति वह मजाक मजेदार नहीं है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। असल में मैं दिव्य घाटी के सारे खजाने लेने की योजना बना रहा हूं। जैसे ही सेनापति ने अपना पसीना पोंछा था, विक्रम के शब्दों से वह फिर से रोने लगा। लगता है विक्रम भाई फिर से किसी को बेवकूफ बना रहे हैं। नेहा ने अपनी हथेली से मुंह ढकते हुए धीरे से फुसफुसाया। अर्जुन और राज ने अपनी हंसी रोकी। सामने खड़े डर से कांपते सेनापति को देखकर विक्रम की भी हंसी छूटने वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोका। यहां का प्रभारी कौन है? विक्रम ने कड़क आवाज में पूछा। महासेनापति को जवाब देते हुए, इस महीने जनरल जयदेव प्रभारी हैं। सेनापति ने उत्तर दिया। तुम यहीं रुको और पहरा दो, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा और पहाड़ की ओर बढ़ गया। नेहा और बाकी सब उसके पीछे चल दिए। सेनापति उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। विक्रम का ओहदा अब बहुत बड़ा था और वह उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दिव्य घाटी के तल से अभी भी कुछ दूरी थी। पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद विक्रम और उसके साथियों ने अपनी गति बढ़ा दी। उन्हें पहले से ही उस रास्ते की याद थी। रास्ते में विक्रम ने किसी भी कीमती खजाने को नहीं छोड़ा, खासकर जिसमें शुद्ध ऊर्जा हो। वह उन्हें लेने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा था। बेशक यह खजाने दिव्य घाटी के नहीं थे, उन्होंने जो लिया बस ले लिया। कई घंटों बाद जैसे जैसे शाम होने वाली थी, विक्रम और उसकी टोली दिव्य घाटी के तल पर पहुंची, ठीक उसी जगह जहां प्रतिभागी लड़ाइयों के लिए विशेष मंच बना हुआ था। मंच पर कुछ सेनापति आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें किसी के आने का एहसास हुआ, वे तुरंत सतर्क हो गए। कौन है आप? एक सेनापति ने सवाल किया। विक्रम सिंह। बाकी 3 सेनापतियों ने विक्रम को पहचान लिया। उनकी आंखों में हैरानी और उलझन थी। हैरानी विक्रम को देखकर थी और उलझन इस बात की कि वह यहां क्या करने आया है। यह अधिकारी महासेनापति को सम्मान देता है। जयदेव तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। उठो, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या महासेनापति? विक्रम सिंह हमारे राज्य के महासेनापति हैं। क्या यह ओहदा थोड़ा ज्यादा नहीं है? बाकी 3 सेनापति साफ तौर पर चौंक गए। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। जयदेव हंसा और बोला, महासेनापति को पहले ही नियुक्त कर दिया गया है। आप सबको इसकी जानकारी नहीं थी। अब वह राज्य की छाया घुड़सवार सेना और काली ध्वज सेना के भी सेनापति हैं। छाया घुड़सवार सेना और काली ध्वज सेना के सेनापति, तीनों सेनापति एक बार फिर चौंक गए। आखिर किस काबिलियत से विक्रम को राज्य का महासेनापति नियुक्त किया गया था, और वह भी राज्य की सबसे अच्छी सेना का सेनापति? जयदेव ने गर्व से हंसते हुए कहा, महासेनापति की काबिलियत ऐसी है जिसे आप लोग नहीं समझ सकते। बाकी 3 सेनापतियों को संदेह हुआ और एक ने पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि महासेनापति यहां दिव्य घाटी में क्या कर रहे हैं? मैं दिव्य घाटी में जा रहा हूं, विक्रम ने बस इतना ही उत्तर दिया। दिव्य घाटी में चारों सेनापतियों के चेहरे का रंग उड़ गया। जयदेव ने तुरंत कहा, महासेनापति, चारों राज्यों का एक नियम है कि प्रतिभागी लड़ाइयों के अलावा किसी को भी निर्धारित समय से पहले दिव्य घाटी में घुसने की अनुमति नहीं है। महासेनापति को इस नियम की जानकारी होनी चाहिए। नियम तोड़ना गंभीर परिणाम ला सकता है। एक और सेनापति ने माथे पर बल डालते हुए कहा, महासेनापति, दिव्य घाटी में जबरदस्ती घुसने से राज्यों के बीच युद्ध हो सकता है। यह कोई मजाक नहीं है। चारों राज्यों में दशकों से शांति है और कोई भी युद्ध नहीं चाहता। महासेनापति को इस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। विक्रम ने सिर हिलाया और कहा, जो आप कह रहे हैं वह मैं जानता हूं। मैं भी इस नियम को तोड़ना नहीं चाहता और ना ही चारों राज्यों में युद्ध भड़काना चाहता हूं। अगर महासेनापति ऐसा सोचते हैं तो हम निश्चित हो सकते हैं। चारों सेनापतियों ने राहत की सांस ली। विक्रम की शक्ति बहुत थी।
अगर वह जबरदस्ती अंदर घुसने का फैसला करता तो उनमें से कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। फिर जयदेव ने कहा, अगर महासेनापति यहां अभ्यास करना चाहते हैं तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे। दरअसल मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे दिव्य घाटी में प्रवेश करना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। विक्रम ने अनचुक मुस्कान के साथ कहा। वह काफी परेशान लग रहा था। कोई और विकल्प नहीं। जयदेव थोड़ा चौंक गया और उसने पूछा, महासेनापति आखिर मामला क्या है? विक्रम ने कहा, पिछली प्रतिभागी लड़ाई के दौरान आप सभी उस भयंकर शक्ति से वाकिफ होंगे। वह शक्ति हमारे चारों राज्यों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती थी, उन्हें राख में बदल सकती थी। जयदेव और बाकी तीनों सेनापतियों ने डर के साथ सिर हिलाया। उन्हें उस समय की भयानक शक्ति अच्छी तरह याद थी। विक्रम ने गंभीरता से कहा, आत्मिक झील पर हमें उस प्राचीन आत्मा पशु और उड़ते हुए आसमान के अजगर का सामना करना पड़ा था। उस प्राचीन आत्मा पशु ने मुझसे मदद मांगी थी और उसने मुझे हाल ही में फिर से बुलाया है। मुझे अभी भी नहीं पता कि किस उद्देश्य से उस आत्मा पशु की ताकत बहुत डरावनी है। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता, वरना दिव्य घाटी तो दूर चारों राज्य खत्म हो जाएंगे। जितना अधिक चारों सेनापतियों ने सुना उतना ही वे डरते गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने उस आत्मा पशु की भयानक कहानी सुनी थी और जानते थे कि उसने पहले विक्रम को मदद के लिए बुलाया था। विक्रम की बातों ने उन्हें बिना किसी संदेह के विश्वास दिलाया। उनके चेहरे पर डर देखकर विक्रम ने आगे कहा, इसलिए मेरे पास यहां आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जयदेव, तुम जानते हो कि युद्ध अभी खत्म हुआ है और मेरे परिवार में अभी भी कई मामले हैं। यह अधिकारी समझता है। जयदेव ने सिर हिलाया और बाकी तीन सेनापतियों को देखकर कहा, आप तीनों सेनापतियों का क्या विचार है? कोई समस्या नहीं। जब तक हम उस आत्मा पशु को नाराज नहीं करते, हम दिखावा करेंगे कि हमने कुछ नहीं देखा। और अगर महान सेनापति को पता भी चले तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। एक सेनापति ने डर से अपने हाथ तेजी से हिलाते हुए कहा, सही कहा महासेनापति, कृपया आप आगे बढ़े और प्रवेश करें। हम सच में उस आत्मा पशु को उकसा नहीं सकते। हाँ, बस उसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। महासेनापति, कृपया अंदर जाकर उस आत्मा पशु को नाराज ना करें, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। तीनों सेनापतियों में से किसी ने भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। उस भयानक आत्मा पशु के बारे में सोचते हुए वे चाहते थे कि विक्रम जल्दी से अंदर जाए और मदद करे। चलो जल्दी करो और अंदर जाओ और ज्यादा देर मत करो, विक्रम ने गंभीरता से कहा। और हाँ, दिव्य घाटी में किसी भी चीज को छुआ नहीं जा सकता, समझे? हाँ, राज और बाकी सब ने बहुत सहयोग के साथ उत्तर दिया। महासेनापति, कृपया बहुत सावधान रहें, जयदेव ने बहुत चिंता के साथ कहा। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। यह मुझे परेशान नहीं और राज्यों के एकेडमी के छात्रों को आत्मिक झील में अभ्यास करने देता, विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा। विक्रम और उसकी लगभग दर्जन भर लोगों की टीम तेजी से दिव्य घाटी में घुस गई। उन्हें यह पता नहीं था कि जिस क्षण विक्रम दिव्य घाटी में पहुंचा, अंदर के भयानक पशुओं को बहुत पहले ही उसकी उपस्थिति का एहसास हो गया था और वे डर से किरणकुल के महल के खंडहरों पर इकट्ठे हो रहे थे। विक्रम भाई, आपने उन सबको खूब बेवकूफ बनाया। जैसे ही वे दिव्य घाटी में घुसे, अर्जुन ने विक्रम को अंगूठा दिखाया। समीर ने झुककर कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। यह तो बस सामान्य समझ है। सामान्य समझ, विक्रम ने जवाब दिया। विक्रम भाई, क्या वह आत्मा पशु सच में इतना भयानक है? रिया ने डर से भरी आवाज में पूछा। उसकी ताकत भयानक है, लेकिन वह पहले ही जा चुका है। बस चारों राज्यों को यह पता नहीं है और आत्मिक जीव में आध्यात्मिक ऊर्जा कम नहीं होगी। इस बार हम यहां तुम्हारे लिए आत्मिक जीव में अभ्यास करने आए हैं। अमृत और दिव्य घाटी के स्वर्गीय खजाने के साथ तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत बढ़िया है। हम भी आत्मिक झील में अभ्यास कर सकते हैं, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। आकाश ने उलझन में पूछा, अजीब बात है, हमें एक भी भयानक पशु क्यों नहीं दिख रहा और कोई गर्जना भी नहीं हो रही? क्या वे बाहर घूमने नहीं आते? मुझे भी यह काफी अजीब लग रहा है। संरक्षक, हमें सतर्क रहना चाहिए, वरुण ने गंभीर स्वर में कहा। विक्रम मुस्कुराया और कहा, तुम लोग पहले आत्मिक जीव जाओ, बस आध्यात्मिक ऊर्जा का पीछा करो। नेहा, चलो हम कुछ स्वर्गीय खजाने ढूंढते हैं। ठीक है, नेहा ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। अर्जुन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने हैरानी से कहा, अकेले वहां जाने से क्या हमें किसी भयानक पशु का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या आत्मिक झील में उड़ते हुए आसमान का अजगर नहीं है?
वह इंसानों पर हमला नहीं करेगा जब तक तुम उसे उकसाओगे नहीं, विक्रम ने शांति से कहा और फिर वह नेहा को लेकर किरण कुल के महल के खंडहरों की ओर बढ़ गया। विक्रम ने किरण युद्धध्वज को बुलाया और नेहा के साथ उड़ गया। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे पलक झपकते ही जंगल में गायब हो गए। विक्रम भाई, सभी भयानक पशु आगे इकट्ठा हो रहे हैं। हम वहां क्या करने जा रहे हैं? क्या हम राक्षस कोट की तलाश कर रहे हैं? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। वह साफ तौर पर महसूस कर सकती थी कि थोड़ी ही दूरी पर बड़ी संख्या में भयानक पशु इकट्ठे हो रहे थे। विक्रम ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हमें राक्षस कोट की जरूरत नहीं है। दिव्य घाटी उनका इलाका है। वे हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। वे जानते हैं कि सभी खजाने कहां हैं। ओह समझा, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर हिलाया। दो काली परछाइयां एक चौंका देने वाली गति से गुजरी और कुछ ही देर में वे किरण कुल के महल के खंडहरों पर पहुंच गए थे। विक्रम भाई, यह जगह क्या है? नेहा ने सामने खंडहर हो चुके महल को देखकर हैरानी से पूछा। यह किरण कुलक का इलाका हुआ करता था। मुझे अपना किरण युद्धध्वज यहीं से मिला। यह किरण कुल के एक पूर्वज का उपहार था, लेकिन वह पहले ही जा चुके हैं। विक्रम ने नेहा से बिना कुछ छिपाए सब कुछ बता दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं विक्रम भाई के कवच से किरण कुलक की आभा महसूस कर सकती हूं। मुझे नहीं पता था कि यह जगह अभी भी किरण कुलक का इलाका है। नेहा और भी ज्यादा हैरान हुई। विक्रम और नेहा नीचे उतरे। सैकड़ों भयानक पशु जमीन पर दुबके हुए थे। खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लगातार कांप रहे थे। अजगर कुल के प्रति उनका डर उनकी आत्मा और शरीर से उपजा था और उनके काबू से बाहर था। वे दोनों एक टूटे हुए महल के ऊपर उतरे और विक्रम ने जमीन पर लेटे भयानक पशुओं को देखकर कहा, तुम सब इंसानी भाषा समझते होगे। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस तुम्हारी मदद चाहता हूं। मुझे तुम्हारे इलाकों के खजाने चाहिए, या तुम मुझे दिव्य घाटी में ऐसे खजाने खोजने में मदद कर सकते हो जिनमें शुद्ध ऊर्जा हो। थोड़ी देर रुकने के बाद विक्रम ने आगे कहा, अगर तुम सहमत हो तो सिर हिलाओ। यह सुनकर चारों ओर से सैकड़ों भयानक पशुओं ने डर से अपने सिर तेजी से हिलाए। बहुत बढ़िया। विक्रम पशुओं को आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाते देख खुश हुआ और मुस्कुराया। तुम्हारे पास आधा घंटा है। धम 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 पशु डरकर भाग गए, जिससे जमीन हिलने लगी। सैकड़ों पशु पलक झपकते ही गायब हो गए। नेहा, चलो कुछ जड़ी बूटियां ढूंढते हैं। अब जब मैं एक चौथे दर्जे का रसायनज्ञ बन गया हूं और 5वें दर्जे का रसायनज्ञ बनने से ज्यादा दूर नहीं हूं, तो कुछ शक्तिशाली अमृत बनाने का समय आ गया है। विक्रम ने नेहा की ओर देखा और सहज मुस्कान के साथ कहा, दुष्ट अजगर की यादों से विक्रम का रसायन स्तर तेजी से सुधर रहा था। जब तक उसकी आत्मिक शक्ति काफी मजबूत थी, तब तक नए स्तरों को पार करना उसके लिए हाथ पलटने जितना आसान था। आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। विक्रम भाई, नेहा ने प्यारी मुस्कान के साथ कहा, अब अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है। वह बूढ़ा लोमड़ी देवराज त्यानवान क्षेत्र में कदम रखने के बाद निश्चित रूप से बदला लेगा। मुझे तैयार रहना होगा। विक्रम ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखों में भयंकर चमक थी। विक्रम ने चौथे दर्जे और 5वें दर्जे के अमृत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी औषधीय जड़ी बूटियां चुन ली। इनमें चौथे दर्जे की हुनवान ग्रीन लोड्स गोली और 5वें दर्जे की हुंग्या पर्पल स्पिरिट गोली शामिल थी, जो ताकत बढ़ाती थी। घावों को ठीक करने के लिए चौथे दर्जे की रोंग्स रिवाइवल गोली और 5वें दर्जे की रोंग्स दवा गोली, और असली शक्ति को ठीक करने के लिए चौथे दर्जे की पर्पल हॉट जुआ गोली और 5वें दर्जे की 7 डिवाइन लाइफ गोली थी। अब जब विक्रम चौथे दर्जे का रसायनज्ञ बन गया था, तो वह पूरी तरह से चौथे दर्जे की गोलियां बनाने में सक्षम था और जल्द ही 5वें दर्जे की गोलियां भी बना पाएगा। हालांकि दिव्य घाटी खजानों से भरी हुई थी, लेकिन ज्यादातर औषधीय जड़ी बूटियां चौथे दर्जे की गोलियां बनाने वाली थी। 5वें दर्जे की गोलियों के लिए ज्यादा नहीं थी और छठे दर्जे की गोलियों के लिए तो और भी कम थी। उदाहरण के लिए चौथे दर्जे की हुनवान ग्रीन लोड्स गोली बनाने के लिए जरूरी जुनलिंग पत्ता ग्रीन लोड्स फल और अर्थ स्पिरिट फूल, साथ ही विभिन्न चौथे दर्जे की गोलियों के लिए वुड स्पिरिट ब्लड पत्ता 6 टेल ग्रीन हुवान फूल गोवान जड़ी बूटी और अन्य जड़ी बूटियां दिव्य घाटी में काफी मात्रा में थी। दूसरी ओर हुंग्यान पर्पल स्पिरिट गोली और प्रोंग्स दवा गोली बनाने के लिए जरूरी यानिंग घास एक्सट्रीम फ्लेम टियर्स यंग फायर लीफ फूल रेड ब्लड लोड सीड्स और रोंग्स मल्टी कलर्ड हुन पत्ता 1000 एयर रेनकार्नेशन फूल और एक्सट्रीम यांग जिनसिंग जैसी सामग्री बहुत कम थी। विक्रम भाई, यह जड़ी बूटी क्या है? यह इतनी सुंदर है, नेहा ने अचानक पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें उत्सुकता से सामने वाली जड़ी बूटी को देख रही थी, जो एक हल्की बहुरंगी रोशनी बिखेर रही थी और उसे यह बहुत सुंदर लग रही थी।
विक्रम ने अपनी नजर घुमाई और तुरंत हैरानी से भर गया। उत्साहित होकर मुस्कुराते हुए बोला, नेहा तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। यह प्रोग्स मल्टी कलर धन पत्ता है जो प्रोनगक्स धुआं गोली बनाने के लिए मुख्य सामग्रियों में से एक है। अगर हमें ईयर रिकार्नेशन फूल भी मिल जाए तो जब मैं 5वें दर्जे का रसायनज्ञ बनूंगा मैं रोंगसु धुआं गोली बना पाऊंगा। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय विक्रम ने नेहा को हर एक जड़ी बूटी के गुण और प्रभाव धैर्यपूर्वक समझाए। हालांकि नेहा की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी, लेकिन वह औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। विक्रम के धैर्यपूर्वक समझाने से उसे जड़ी बूटियों के बारे में कुछ समझ आने लगी। अगर वह उस व्यक्ति के सामने नहीं होती जिसे वह प्यार करती थी तो नेहा में शायद इतना धैर्य नहीं होता। जिससे वह प्यार करती थी उसके साथ रहने पर चाहे वे कहीं भी जाएं या कुछ भी करें सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। आधे घंटे बाद बिना एहसास हुए विक्रम ने बहुत सी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली थी और शुद्ध ऊर्जा वाले कई खजाने भी ढूंढ लिए थे जिससे उसे बहुत फायदा हुआ। विक्रम भाई, आप दिव्य घाटी में कब तक अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं? नेहा ने वापस जाते समय पूछा। दिव्य घाटी पर 4 राज्यों का शासन है। हम ज्यादा देर नहीं रह सकते, लेकिन 1 महीना ठीक रहेगा। यहां 1 महीने तक अभ्यास। करने से बहुत सारे खजानों और अमृत की मदद से हमारी ताकत में बहुत सुधार होना चाहिए, विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नेहा ने सिर हिलाया और फिर पूछा, त्यान युवान क्षेत्र के जानकारों की शक्ति बहुत डरावनी है। विक्रम भाई, आप देवराज से कैसे निपटेंगे? यह बूढ़ा लोमड़ी तो गोकिंगसान से भी ज्यादा मुश्किल है और अगर वह युवादन क्षेत्र में चला गया तो और भी मुश्किल होगा। देवराज के लिए तियाना युवान क्षेत्र में जाना इतना आसान नहीं है। उसकी चिंता मत करो। इसके अलावा अगर वह बदला लेने आता भी है तो वह तुम्हारी सीमा को पार नहीं कर पाएगा, है ना? विक्रम ने मजाक किया। यह सुनकर नेहा ने वापस मजाक किया। अगर वह विक्रम भाई पर अचानक हमला करता है तो मुझे डर है कि नेहा भी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। बातें करते करते दोनों महल के खंडरों पर लौट आए। तब तक दिव्य घाटी के सभी पशु अपने अपने खजानों के साथ वापस आ गए थे। डर से जमीन पर लेटे हुए इंतजार कर रहे थे। कोई और इस दृश्य को देखता तो यकीनन हक्का बक्का रह जाता। कितनी मजबूत आभा ऊर्जा, बहुत शुद्ध है। विक्रम बहुत खुश था। विक्रम भाई एक बहुत ही हिंसक शक्ति भी है, नेहा ने बताया। उत्साहित होकर विक्रम अचानक भाग निकला। उसकी आकृति हर एक पशु के सामने चमक रही थी। वह एक एक करके खजाने का मुआयना कर रहा था और ज्यादा से ज्यादा उत्साहित हो रहा था। अंत में जोर से हंसने लगा। राक्षस ब्लड वर्मिलियन फल अर्थ कोर डिवाइन मिट्टी 7 कलर हुआ क्रिस्टल मैट्योर लोहा पर्पल क्रिस्टल डिवाइन जेड मिलेनियम अर्थ सार। जितना ज्यादा विक्रम ने देखा उतना ही ज्यादा वह उत्साहित हुआ क्योंकि हर एक वस्तु बहुत दुर्लभ और कीमती थी। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? नेहा, जिसने अनगिनत खजाने देखे थे, भी अपने सामने की प्रचुरता देखकर चौंक गई थी। नेहा, यह पर्पल क्रिस्टल डिवाइन जेड तुम्हारे लिए है। डिवाइन जेड शरीर को पोषण देने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और तुम्हारी ताकत को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है, विक्रम ने उत्साहित होकर कहा। उसके बगल में आकर उसे पर्पल क्रिस्टल डिवाइन जत देते हुए और खुशी से मिलेनियम अर्थ सार चबाते हुए विक्रम के इस व्यवहार को देखकर नेहा दंग रह गई। उसने पहली बार विक्रम को इतना उत्साहित, इतना रोमांचित देखा था। इतने सारे दिव्य खजाने होने पर इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि विक्रम बहुत खुश था। इन दिव्य खजानों के साथ विक्रम का युवान क्षेत्र में आगे बढ़ना बस कुछ ही समय की बात थी। आध्यात्मिक कला मीनार। जब विक्रम ने एक मीनार को देखा जो एक हल्के सुनहरे रंग की चमक बिखेर रही थी तो वह तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। नाजुक सुनहरी मीनार लीजिंग के पास वाली मीनार की तरह थी। यह एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कला थी जो एक बहुत शक्तिशाली सार बिखेर रही थी। विक्रम भाई, यह किस तरह का खजाना है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा, जो इस विस्तृत मीनार से मंत्रमुग्ध हो गई थी। विक्रम की भय गहरी हो गई और एक पल बाद उसने कहा, इस मीनार में दमन करने की एक दिव्य कला है। इसकी आभा एक सील करने वाली शक्ति के समान है। यह वाकई एक खजाना है। दमन। नेहा की भौहें जिज्ञासा से ऊपर उठी। हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो यह एक दुश्मन को दबा सकती है जिससे उन्हें अपनी शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करने से रोका जा सके, विक्रम ने सिर हिलाया और समझाया। तो आप कह रहे हैं विक्रम भाई, अब आपके पास एक और शक्तिशाली खजाना है? नेहा ने एक खुश मुस्कान के साथ कहा। विक्रम बहुत खुश हुआ और हंसकर बोला, यह खजाने वाली मीनार वाकई एक बढ़िया खजाना है।
अपने हाथ के एक इशारे से विक्रम ने तुरंत खजाने वाली मीनार को स्टोरेज रिंग में रख लिया। खजाने वाली मीनार के साथ भले ही उसे खुद से ज्यादा मजबूत दुश्मनों का सामना करना पड़ता, विक्रम को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। विक्रम भाई, हमें इस बार सच में बहुत कुछ मिला। इतने सारे स्वर्गीय खजानों के साथ हमारे पास अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काफी कुछ है। नेहा ने खुश होकर हंसते हुए कहा। नेहा को कोमल निगाहों से देखते हुए विक्रम मुस्कुराया और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से है नेहा। मैं नेहा दंग रह गई। हाँ, तुम्हारे बिना शायद मुझे यह खजाने सच में नहीं मिलते। विक्रम मुस्कुराया और बोला। नेहा विक्रम की बाहों में झूम गई और बोली, हम कहीं भी जाए, नेहा हमेशा विक्रम भाई के साथ रहेगी। धीरे से नेहा के माथे पर चूमने के बाद विक्रम मुस्कुराया और कहा, विक्रम भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हाँ, नेहा भी हमेशा विक्रम भाई के साथ रहेगी। नेहा ने बहुत खुश होकर कहा। विक्रम ने अपने चारों ओर डरे हुए पशुओं की ओर रुख किया और मुस्कुराया। धन्यवाद। आज का लाभ हालांकि दुष्ट अजगर की यादों और अनुभव के बराबर नहीं था, निश्चित रूप से विक्रम की सबसे बड़ी कमाई थी। एक ऐसी खुशी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, जिससे विक्रम को बहुत खुशी और सुकून महसूस हुआ। सभी खजानों को स्टोरेज रिंग में रखने के बाद विक्रम और नेहा आत्मिक झील में लौट आए। विक्रम और नेहा के जाने के बाद भी सैकड़ों भयानक पशु अभी भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, डर से जमीन पर दुबके हुए थे। इससे पता चला कि अजगर कुल का शाही खून कितना शक्तिशाली था, सचमुच सभी पशुओं का राजा होने के लायक। आत्मिक झील पर वापस आकर विक्रम ने अर्जुन और बाकी लोगों को दर्जन भर नारंगी पीले फल दिए। नारंगी पीले फल को देखकर समीर ने हैरानी से कहा, क्या यह क्लाउड स्पिरिट फल है? कितना अजीब फल है। देव ने उत्सुकता से क्लाउड स्पिरिट फल को देखते हुए कहा, संरक्षक क्या यह ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है? ऐसा लगता है कि इसमें ऊर्जा बहुत है। आकाश ने पूछा, हम क्लाउड स्पिरिट फल में अविश्वसनीय रूप से बहुत ऊर्जा होती है जो तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद करेगी। मेरे पास यहाँ और भी कई खजाने हैं जो तुम सभी के मौजूदा स्तरों को तोड़ने के लिए काफी है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया हमें जल्द से जल्द युवांदन क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने आत्मविश्वास और प्रेरणा से भरते हुए कहा। विक्रम और नेहा भी आत्मिक झील में अभ्यास करने के लिए चले गए। इस बड़े मौके का फायदा उठाते हुए विक्रम ने युवांदन क्षेत्र के 5वें स्तर में आगे बढ़ने की योजना बनाई। 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी खाने के बाद विक्रम को पहले से ही अपने अंदर एक जबरदस्त शक्ति महसूस होने लगी थी और अब अभ्यास करने का सही समय था। जैसे ही आत्मिक झील से विशाल और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी ओर तेजी से बढ़ी, विक्रम ने एक क्लाउड स्पिरिट फल निकाला और उसे निगल लिया। फिर सुप्रीम ड्रैगन गॉड डिसीजन के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्लाउड स्पिरिट फल को निगलने के बाद एक अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और विशाल शक्ति तेजी से बढ़ी। 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी से निकलने वाली शक्ति के साथ मिलकर विक्रम का शरीर तेजी से फूल गया। उसकी नसें बहुत दर्द करने लगी और यहां तक कि उसके चेहरे की बनावट भी बिगड़ गई। विक्रम ने तेजी से ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत किया। उसकी असली शक्ति लगातार उसके शक्ति समुद्र में मिल रही थी। हर एक प्रवाह के साथ उसके शक्ति समुद्र में असली शक्ति और ज्यादा विशाल हो गई, इतनी तेजी से कि यह चौंकाने वाला था। थोड़ी देर के लिए अभ्यास करना शुरू करने के बाद समीर और राज विक्रम की भयानक सुधार की गति को देखकर तुरंत हक्का बक्का रह गए। उनकी आंखें हैरानी से बाहर निकल आई और वे उसे देखकर डर गए। विक्रम की अभ्यास की गति बहुत डरावनी है, ऐना? समीर के चेहरे पर अविश्वास की झलक थी। अपनी प्रतिभा के साथ उसने हमेशा सोचा था कि उसकी अभ्यास की गति डरावनी है, लेकिन अब विक्रम की अभ्यास को देखकर उसे सचमुच समझ आया कि डर क्या होता है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि संरक्षक की ताकत इतनी तेजी से बढ़ी। राज और बाकी लोग डर गए और डर से अपनी थूक निकल गए। अभ्यास की ऐसी भयानक गति मैंने पहले कभी नहीं देखी। कोई आश्चर्य नहीं कि संरक्षक हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, वरुण ने कहा। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। सबसे ज्यादा डरा हुआ वरुण था। जब वह पहली बार विक्रम से मिला था तो विक्रम की ताकत उससे कम थी, बस बराबर थी। 2 साल से भी कम समय में विक्रम की ताकत उससे बहुत आगे निकल गई थी और वरुण अब परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, जो बड़ी मात्रा में अमृत की मदद से अपनी मौजूदा ताकत हासिल कर पाया था। सुश्री नेहा की अभ्यास की गति भी डरावनी है, संरक्षक से ज्यादा धीमी नहीं है। जैसे ही नेहा ने अब
यास करना शुरू किया। राज और बाकी लोग एक बार फिर डर गए। उनके पास कम से कम 9वें दर्जे की प्रतिभा होनी चाहिए, या और भी ज्यादा डरावनी। क्या वे इंसान भी हैं? समीर ने अपने दिल में चिल्लाया, हैरान। हालांकि वे भी आत्मिक झील में अभ्यास कर रहे थे और उनके पास क्लाउड स्पिरिट फल थे, लेकिन समीर की गति विक्रम और नेहा की तुलना में बहुत धीमी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो समीर इतना अभिभूत और हैरान नहीं होता। प्रकृति से पैदा हुए यह स्वर्गीय खजाने सचमुच जबरदस्त हैं, जिनमें विशाल और शुद्ध ऊर्जा है। इस गति से 1 महीने के भीतर युवाडन क्षेत्र के 5वें स्तर को पार करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। विक्रम ने सोचा। खुश होकर एक अकेला क्लाउड स्पिरिट फल आत्मिक झील से विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलकर विक्रम को युवांदन क्षेत्र के 5वें स्तर में कदम रखने में मदद करने के लिए काफी होगा। पलक झपकते ही विक्रम सिंह और उसके साथी आत्मसरोवर में 7 दिन तक साधना कर चुके थे। इन 7 दिनों में ही उनकी साधना का स्तर काफी बढ़ गया था। उनकी प्रगति की गति हैरान कर देने वाली थी। लेकिन विक्रम सिंह और उसके समूह के दिव्य घाटी में जाने और 7 दिनों तक वापस न आने से जनरल लिंग और बाकी लोग जो पहाड़ के नीचे थे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वे यह सोच रहे थे कि उस तेज जानवर ने विक्रम सिंह को दिव्य घाटी में क्यों बुलाया था और किस लिए। 7 दिन हो गए थे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। जनरल लिंग और बाकी लोग कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वे अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। उन्हें बस बेचैनी महसूस हो रही थी। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो ठीक था, लेकिन अगर कुछ हो गया होता तो जनरल लिंग के 100 सिर भी इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए काफी नहीं होते। एक चिंतित जनरल ने पूछा, जनरल क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम उन दैवीय जानवरों को गुस्सा दिला दें तो हम सभी मारे जाएंगे और हम विक्रम सिंह और बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरे जनरल ने तुरंत जवाब दिया। जनरल लिंग भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। अंदर जाना जानवरों को भड़का सकता था, लेकिन नहीं जाना विक्रम सिंह के लिए बुरी खबर हो सकती थी। जनरल लिंग और बाकी लोग यह नहीं जानते थे कि विक्रम सिंह और उसके साथी आत्मसरोवर में सुख चैन से साधना कर रहे थे और उनके आसपास कोई खूंखार जानवर नहीं था। जनरल लिंग की तरह ही शक्ति धाम के शिष्य भी चिंतित थे, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महान युद्ध को हुए 7 दिन बीत चुके थे और विक्रम सिंह ने शक्ति धाम के शिष्यों को प्रशिक्षण देने का वादा किया था, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। क्या विक्रम सिंह अपने वादे से मुकर गया था? नहीं, विक्रम सिंह ने अपना वादा नहीं तोड़ा था। साधना के ऐसे महान अवसर का सामना करते हुए वह इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था। समय बीतता गया और 1 महीना तेजी से निकल गया। विक्रम सिंह और नेहा की इच्छा पूरी हो गई थी। वे दोनों प्राण मंडल के 5वें स्तर में पहुंच गए थे और उनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बढ़ती हुई शक्ति पर खुशी से विक्रम सिंह का चेहरा चमक उठा। आत्मसरोवर में साधना करने वाले हर व्यक्ति ने अपनी साधना में एक बड़ा कदम उठाया था। उनकी प्रगति की तेज गति ने उन्हें प्रतिभाशालियों से भी ज्यादा ताकतवर महसूस कराया था। करण की भी इच्छा पूरी हो गई थी। वह प्राणमंडल के पहले स्तर में पहुंच गया था और उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि वह उसे रोक नहीं पा रहा था। 1 महीने की साधना ने उनके सुधार में इतनी छलांग लगाई थी जितना वे बाहर कई महीनों की साधना से भी हासिल नहीं कर पाते। अपनी प्रगति हासिल करने के बाद विक्रम सिंह और बाकी लोग उसी रास्ते से वापस लौट आए थे जिससे वे गए थे। उनका लक्ष्य पूरा हो गया था। अब वहां ज्यादा समय तक रहने की जरूरत नहीं थी। विक्रम सिंह और उसके साथियों को सकुशल बाहर आते देखकर जो 4 जनरल 1 महीने से डरे हुए थे, उनकी जान में जान आई। जनरल लिंग ने उत्सुकता से पूछा, महानायक आखिर हुआ क्या? उस दैवीय जानवर ने आपको 1 महीने तक वहीं रखा। आपने हमें बहुत डरा दिया था। वह दैवीय जानवर अब दिव्य घाटी छोड़कर जा चुका है। उसे उसकी मोहर से आजाद करने में 1 महीना लगा। अब से दिव्य घाटी में वह भयानक शक्ति नहीं होगी। अब चारों साम्राज्यों से खतरा टल गया है। विक्रम सिंह ने शांति से बोला, जैसे कि यह सच हो। वह दैवीय जानवर चला गया। चारों जनरल तुरंत हैरान हो गए और फिर उनके चेहरों पर खुशी छा गई। महानायक, आपने बहुत मेहनत की। जनरल लिंग ने तुरंत झुककर उन्हें सलाम किया। एक जनरल ने आदर से कहा, महानायक, सच में हमारे चारों साम्राज्यों के लिए एक महान हितशी है। अब जब दैवीय जानवर चला गया है तो हमारा खतरा पूरी तरह से टल गया है। साम्राज्य से खतरा हटना निश्चित रूप से चारों साम्राज्यों के लिए एक अच्छी खबर थी और उन्हें सम्राट से इनाम भी मिल सकता था। मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अब चलता हूं, विक्रम सिंह ने कहा और फिर वह नेहा और बाकी लोगों के साथ जल्दी में चला गया।
अपनी अपार खुशी में जनरल लिंग के पास मौजूद 4 जनरलों ने यह नहीं देखा कि आदित्य और बाकी सभी अपनी साधना में एक बड़ा कदम उठा चुके थे। पहाड़ी से निकलने के बाद विक्रम सिंह अकेले वीरगढ़ की ओर उड़ गया, जबकि नेहा और बाकी लोग सिंह परिवार वापस लौट गए। जाने से पहले विक्रम सिंह ने सम्राट और बाकी लोगों को मौत की सजा पाए हुए कैदियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया, जबकि नेहा सिंह परिवार में प्रताप सिंह और बाकी लोगों की साधना में मदद करने के लिए बहुत सारे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने ले गई। इन स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों के साथ सिंह परिवार की ताकत यकीनन कई गुना बढ़ जाएगी। साम्राज्य के वीरगढ़ में कुछ ही समय बाद कभी के प्रसिद्ध गुरु विक्रम सिंह ने एक बार फिर वीरगढ़ में कदम रखा। इस बार वीरगढ़ आकर विक्रम सिंह एक कमजोर व्यक्ति के वेश में नहीं थे, बल्कि एक ताकतवर व्यक्ति और साम्राज्य के महानायक की पहचान के साथ वीरगढ़ में आए थे। हवा की तेज आवाज, एक काली रेखा आसमान में बिजली की तरह चमकती हुई एक हवा का झोंका चला और एक तेज आवाज के साथ वहां आंख की पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गई। यह आभा महानायक राजधानी के शाही महल में जनरल देव के चेहरे का रंग उस आभा को महसूस करके तुरंत बदल गया जो उभरता और रक्त प्यास से भरी हुई थी। वह उस किलिन कवच की भयानक आभा को जनरल देव कभी नहीं भूल पाएगा। एक ब्रह्मा मंडल का ताकतवर व्यक्ति वीरगढ़ में बहुत से पहरेदार डर से कांप उठे, डर से लकवाग्रस्त हो गए। वहीं वीरगढ़ नीलामी घर में ईशान और ऋषि वायु ने भी इस भयानक आभा को महसूस किया और जल्दी से जांच करने के लिए बाहर निकले। ईशान ने सदमे में चिल्लाया, यह महानायक की आभा है, मुझे यकीन है कि यह वही है। वह अभी भी उस आभा की उग्रता और रक्त प्यास से डरा हुआ था। महानायक शक्ति धाम की ओर जा रहे हैं, ऋषि वायु ने डर से कहा। पूरे वीरगढ़ में सभी ताकतवर साधकों ने इस भयानक आभा को महसूस किया और कई लोग डर से घबरा गए थे। विक्रम सिंह की गति बहुत भयानक थी। वह आंख की पलक झपकते ही बहुत दूर उड़ चुके थे और भयानक आभा जल्दी ही फैल गई। यह सिर्फ वीरगढ़ ही नहीं था, जहां भी विक्रम सिंह गुजरे वीरगढ़ में सभी छोटे बड़े बल साथ ही ताकतवर साधना वाले साधक सभी डरे हुए थे। उन सभी ने सोचा कि वीरगढ़ में ब्रह्मा मंडल का एक ताकतवर व्यक्ति प्रकट हो गया है। अग्नि घाटी के महल में वैरागी तेजी से बाहर निकले और चिंता से आसमान की ओर देखकर बोले, क्या महानायक शक्ति धाम जा रहे हैं? महानायक की ताकत और ज्यादा भयानक होती जा रही है। शायद वह प्राण मंडल के 5वें स्तर में पहुंच चुके हैं। यह क्या आभा है? यह आसमान से आ रही है, बहुत तेजी से चल रही है। क्या यह ब्रह्मा मंडल का एक ताकतवर व्यक्ति हो सकता है? यह ब्रह्मा मंडल का ही एक ताकतवर व्यक्ति होना चाहिए, नहीं तो किसी और में इतनी भयानक आभा कैसे हो सकती है? नीचे कई साधक डर से अपनी आंखें फैलाए हुए सभी आसमान की ओर देख रहे थे, लेकिन एक काली रेखा के चमकने के अलावा उन्हें कुछ और नहीं दिख रहा था। कुछ ही समय बाद एक भयानक गति से चलते हुए विक्रम सिंह पहले ही उस पर्वतमाला के ऊपर पहुंच चुके थे जहां शक्ति धाम स्थित था। हे भगवान, ब्रह्मा मंडल का एक ताकतवर व्यक्ति, जल्दी करो, आचार्य को सूचना दो, यह आभा बहुत भयानक है। शक्ति धाम के शिष्य जो पर्वतमाला की रखवाली कर रहे थे, वे चिंतित होकर वापस अपने आश्रम में उड़ गए। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे। आचार्य ब्रह्मा मंडल का एक ताकतवर व्यक्ति ब्रह्मा मंडल का एक ताकतवर व्यक्ति शिष्य घबराहट में चिल्लाने लगे जैसे कि वे किसी शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे हो। महानायक, यह महानायक की आभा है। शक्ति धाम के अंदर एक खुशमुकुल महल से बाहर निकले। महानायक यहाँ है। महान हॉल में आचार्य मुदित और आचार्य मोहित दूसरे उच्च पदस्थ सदस्यों के साथ इस भयानक आभा का पता लगाने में भी कामयाब रहे। हालांकि वे इस भयानक आभा से डरे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी के भाव थे। आचार्य मोहित ने खुशी से हंसते हुए कहा, वह आखिरकार आ गए, बहुत बढ़िया। साम्राज्य के नंबर 1 प्रतिभाशाली होने के लायक महानायक की ताक शायद मुझसे भी ज्यादा है। जो वादे विक्रम सिंह ने किए थे, वे आखिरकार अधूरे नहीं रहे थे। सब लोग घबराओ मत, यह साम्राज्य के महानायक हैं। मुकुल ने जल्दी से बाहर आकर उत्साह से कहा। कुछ ही समय में शक्ति धाम के सभी शिष्य मैदान में इकट्ठा हो गए थे। उनकी संख्या हजारों में थी।
हवा की तेज आवाज शक्तिधाम के महल के ऊपर एक काली परछाई आंख की पलक झपकते ही प्रकट हो गई। आने वाला व्यक्ति विक्रम सिंह ही था। यह सच में महानायक है। हम आखिरकार उनके आने का इंतजार कर पाए। महानायक के यहां होने से हम साम्राज्य के कुलीन सैनिकों की तरह ताकतवर हो सकते हैं। मैंने सुना है कि उनकी चालें बहुत भयानक हैं। क्या महानायक के पीछे के पन उड़ने की एक मार्शल आर्ट तकनीक है? यह कवच भी लगता है और आभा बहुत भयानक है। यह पूरी तरह से रोकने वाली है। मुझे लगता है कि मेरी आत्मा भी कांप रही है। शिष्य बहुत उत्साहित थे और पूरा मैदान हलचल से भरा हुआ था। हम महानायक का स्वागत करते हैं। आचार्य मुदित एक घुटने पर झुककर सबसे पहले सम्मानपूर्वक उनका स्वागत करने लगे। हम महानायक का स्वागत करते हैं। आचार्य मोहित और शक्तिधाम में मौजूद सभी लोगों ने उनका साथ दिया। एक घुटने पर झुककर उनकी आदर भरी आवाजें पूरे शक्तिधाम के महल में गूंज उठी। शक्तिधाम के लोगों को देखते हुए विक्रम सिंह धीरे धीरे उतरे और हल्के से मुस्कुराए। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, कृपया उठे। उनकी आंखें आचार्य मुदित और आचार्य मोहित की तरफ मुड़ी और विक्रम सिंह ने हल्के से माफी मांगते हुए कहा, आचार्य मुदित, देरी के लिए मुझे सच में माफ करें। यह कुछ मामलों की वजह से था। महान युद्ध अभी कुछ ही समय पहले खत्म हुआ है और मैं समझता हूं कि महानायक के पास कई काम है। आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। आचार्य मुदित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगा। आचार्य मोहित ने फिर कहा, महानायक का हमसे मिलने आना हमारे शक्तिधाम के लिए एक वरदान है। शक्तिधाम के सभी शिष्यों ने विक्रम सिंह को पहले भी देखा था, लेकिन अब उन्हें फिर से देखकर उनकी आंखें उत्साह और प्रशंसा से भर गई थी। विक्रम सिंह वही व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अग्निघाटी के भयानक प्रतिभाशाली को खत्म कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने अग्निघाटी के आचार्य गुरु राघव को भी अपने हाथों से मार डाला था। ऐसी बहादुरी के साथ अगर शिष्य उनकी प्रशंसा नहीं करते तो यह अजीब होता। शक्तिधाम ने अग्निघाटी को खत्म करने और सिंह परिवार के मृत सदस्यों का बदला लेने में मेरी मदद की। आचार्य मुदित और आचार्य मोहित इस प्रक्रिया में अपनी जान लगभग गंवा चुके थे। मैं विक्रम सिंह इस एहसान को याद रखूंगा और मैंने आचार्य मुदित से जो वादा किया था उसे नहीं तोड़ूंगा। विक्रम सिंह बोले। एक पल रुककर विक्रम सिंह ने आगे कहा, उससे पहले मैं सबसे पहले आचार्य मुदित को पूरी तरह से आग के जहर से बाहर निकालने में मदद करूंगा और फिर मैं उन्हें एक रसायन बनाने का फैसला दूंगा। कुछ समय दिए जाने पर आप यकीनन एक छठे दर्जे के रसायज्ञ के दायरे में कदम रख पाएंगे। धन्यवाद। महानायक आचार्य मुदित ने खुशी से धन्यवाद दिया। उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था। एक छठे दर्जे के रसायज्ञ के स्तर तक पहुंचना एक ऐसा दायरा जिसका बहुत से रसायज्ञ सिर्फ सपना देख सकते थे। कितने पांचवें दर्जे के रसायज्ञ बिना छठे दर्जे के रसायज्ञ के दायरे को छुए मर जाते हैं। छोटे साम्राज्य में तो रहने ही दीजिए, महाद्वीप में भी छठे दर्जे के रसायज्ञ यकीनन एक असाधारण जगह रखते हैं और अनगिनत ताकतवर हस्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। आचार्य मोहित ने खुशी का भाव दिखाया और जल्दी से आदर के साथ कहा, कृपया महानायक विक्रम सिंह महान हॉल की ओर चले। शिष्य उनके लिए रास्ता बना रहे थे क्योंकि वे उत्सुकता से देख रहे थे। हॉल में विक्रम सिंह अभी बैठे ही थे और अपनी चाय की चुस्की ले रहे थे जब उन्होंने बाहर से तेज आभाओं के आने का एहसास किया। वीरगढ़ के जनरल देव महानायक को अपना सम्मान देते हैं। जनरल ईशान महानायक को अपना सम्मान देते हैं। जनरल ऋषि वायु महानायक को अपना सम्मान देते हैं। वैरागी महानायक को अपना सम्मान देते हैं। शक्तिधाम के मैदान में जनरल देव और एक दर्जन से ज्यादा दूसरे ताकतवर व्यक्ति पहले ही एक एक करके आना शुरू हो गए थे। हर कोई सम्मानपूर्वक एक घुटने पर झुककर बैठा था। उनकी आंखें आदर से भरी हुई थी। साम्राज्य के महानायक के रूप में विक्रम सिंह का एक ऊंचा रुतबा था और वह बीते हुए गुरु विक्रम सिंह नहीं थे। अब जब वह वीरगढ़ में ऐसी हलचल मचाते हुए आए थे और क्योंकि उन सभी को इसके बारे में पता चल गया था तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जितनी जल्दी हो सके शक्तिधाम पहुंच गए। विक्रम सिंह अभी शक्तिधाम पहुंचे ही थे और वीरगढ़ में प्रमुख बलों के नेता तेजी से वहां पहुंच गए थे। यह प्रतिष्ठा और ऊंचे रुतबे का प्रदर्शन शक्तिधाम के सभी शिष्यों को बहुत ईर्ष्या महसूस करा रहा था। शक्तिधाम के भव्य हॉल में विक्रम सिंह और आचार्य मुदित को कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे कि उन्होंने भी उनके आने का अंदाजा लगा लिया था। आचार्य मुदित के शरीर से आग का जहर निकालते हुए विक्रम सिंह ने कहा, उन्हें अंदर आने दो। कुछ ही देर बाद जनरल देव और ईशान साथ ही एक दर्जन से ज्यादा ताकतवर लोग भव्य हॉल में दाखिल हुए। भव्य हॉल में घुसते ही सभी ताकतवर लोगों ने फिर से आदरपूर्वक सिर झुकाया। हम महानायक को अपना सम्मान देते हैं।
विक्रम सिंह ने कुछ नहीं कहा बल्कि आग के जहर को निकालने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि आचार्य मोहित ने मेहमानबाजी की। जनरल देव और बाकी लोगों को बैठने के लिए कहा और चुपचाप विक्रम सिंह को आचार्य मुदित के शरीर से आग का जहर निकालते हुए देखा। आचार्य मुदित का पूरा शरीर काली नसों से ढका हुआ था, एक ऐसी डरावनी तस्वीर जिसे देखकर कोई भी डर जाता। ऋषि वायु ने मन ही मन बुदबुदाया, आग का जहर निकाल रहे हैं। सिर्फ एक ही पल में आचार्य मुदित के शरीर के अंदर एक भयानक आग का जहर बुरी तरह फैल गया, जिससे सभी लोग डर से पीले पड़ गए। हालांकि विक्रम सिंह की मौजूदा साधना के स्तर के साथ आग का जहर निकालना उनके लिए हाथ पलटने जितना आसान था। बिना किसी परेशानी के और उन्होंने आचार्य मुदित के शरीर से आग का जहर पूरी तरह से निकाल दिया। अपने हाथ को हिलाकर विक्रम सिंह ने नीली लपटों को बुलाया और एक ही हाथ से उन्होंने आचार्य मुदित में मौजूद आग के जहर को निगल लिया और कोई भी निशान नहीं छोड़ा। आग के जहर को निगल रहे हैं। आचार्य मुदित और बाकी लोगों के चेहरे बहुत ज्यादा बदल गए। वे विक्रम सिंह के इस प्रदर्शन से हैरान थे। विक्रम सिंह ने बेपरवाही से कहा, आचार्य, आग का जहर पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि आपको भविष्य में औषधि बनाते समय सावधान रहना होगा, नहीं तो आग का जहर धीरे धीरे फिर से जमा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महानायक। आचार्य मुदित बहुत ज्यादा आभारी थे। आग का जहर निकल जाने से आचार्य मुदित को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दशकों छोटे हो गए हो। बहुत आरामदायक और राहत भरा पूरी तरह से खत्म हो गया। ऋषि वायु का भाव फिर से पूरी तरह से बदल गया। ऋषि वायु पर नजर रखते हुए विक्रम सिंह मुस्कुराए और बोले, ऋषि, मैं आपको आग का जहर निकालने में बाद में मदद करूंगा, अभी कोई जल्दी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महानायक। ऋषि वायु ने जल्दी से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। आपने अग्नि घाटी को खत्म करने में मेरी मदद की, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका मानना था कि उदारता से एहसान चुकाना चाहिए। विक्रम सिंह किसी भी तरह से एहसान फरामोश व्यक्ति नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद महानायक। जनरल देव और बाकी लोगों ने उत्साह से अपना धन्यवाद व्यक्त किया। विक्रम सिंह जानते थे कि वे क्या चाहते थे और वह आध्यात्मिक कलाकृतियों के अलावा कुछ नहीं था। विक्रम सिंह को दिव्य घाटी में कुछ उल्कापिंड लोहा मिला था, इसलिए वह आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाकर उन्हें अपनी मदद के बदले में दे सकते थे। अगला पल उनके लिए पूरी तरह से हैरान कर देने वाला था। गुरु विक्रम सिंह, जो पूरे वीरगढ़ में प्रसिद्ध थे, उन्होंने उनके सामने दिखाया कि विचार गठन कला क्या कहलाती है। विक्रम सिंह ने उल्कापिंड लोहा और कलाकृति शोधन के लिए अन्य सामग्री निकाली, नीली लपटों को जलाया और सिर्फ एक ही पल में एक आध्यात्मिक कलाकृति बन गई। भयानक कलाकृति शोधन की दिव्य कलाओं ने आचार्य मुदित और बाकी लोगों को पूरी तरह से चौंका दिया। उन्होंने आखिरकार विचार गठन कला की पौराणिक क्षमता को देखा। जैसे जैसे वे एक के बाद एक आध्यात्मिक कलाकृति को बनते हुए देख रहे थे, कुल 16 सभी 10 मिनट से भी कम समय में पूरी हो गई। भयानक विचार गठन कला ने अनुभवी आचार्य मुदित को भी हक्का बक्का कर दिया था। भव्य हॉल में हर किसी को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हो। सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था। आध्यात्मिक कलाकृतियां जिनकी दूसरे लोग बेताबी से इच्छा करते थे, वे विक्रम सिंह की इच्छा पर आसानी से उपलब्ध थी। इस पल में उनकी आंखों में विक्रम सिंह एक देवता के समान थे। अगर एक देवता नहीं तो पूरे महाद्वीप में और कौन ऐसी भयानक दिव्य कलाओं को चला सकता था। विक्रम सिंह ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं यह सभी आध्यात्मिक कलाकृतियां आपकी दया के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में आपको दे रहा हूं। उन्होंने उदारता से 16 आध्यात्मिक कलाकृतियां दी। विक्रम सिंह ने न सिर्फ विचार गठन कला की दिव्य कला का प्रदर्शन किया जिससे वे शांत हो गए, बल्कि उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक कलाकृतियां भी दी जिससे उनके प्रति उनकी वफादारी और भी मजबूत हो गई। जनरल देव और बाकी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अगर यह एक सपना था तो वे चाहेंगे कि यह सपना कभी खत्म ना हो। महानायक की उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य मुदित और बाकी लोगों ने एक बार फिर कृतज्ञता से व्यक्त किया। विक्रम सिंह ने फिर कहा, आचार्य, यह तकनीकों का एक समूह है। आपको बस शिष्यों को उनके शारीरिक शरीर को सुधारने में मदद करनी होगी, जो मुश्किल नहीं होना चाहिए। 1 महीने में जब वे तकनीकों का अभ्यास करना शुरू करेंगे तो उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से सुधर जाएगी। आकाश छाया घुड़सवार सेना और काली ध्वज सेना भी वैसी ही हैं और आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जल्द ही शक्तिधाम की ताक यकीनन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। उन्होंने फिर तैयार किए गए तकनीकों के समूह को आचार्य मुदित को सौंप दिया। सर्वोच्च शरीर यकीनन ताकतवर था।
लेकिन विक्रम सिंह ने आचार्य मुदित को सिर्फ पहला चरण दिया था। भले ही यह सिर्फ पहला चरण था, लेकिन यह शक्ति धाम के शिष्यों के लिए काफी था। बहुत बहुत धन्यवाद महानायक। आचार्य मुदित ने एक बार फिर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। यह किस तरह की तकनीक हो सकती है? आचार्य मोहित अपने दिल में बहुत ज्यादा उत्सुक थे। लगभग चाह रहे थे कि वह इसे तुरंत खोलकर खुद देख सके। जनरल देव और बाकी लोग भी बराबर उत्सुक थे। वह तकनीक आकाश छाया, घुड़सवार सेना और काली ध्वज सेना की शक्ति को बढ़ा सकती थी, जिससे इसकी ताकतवर प्रकृति का पता चलता था। तकनीकों को आचार्य मुदित को सौंपने के बाद विक्रम सिंह ने भव्य हॉल को छोड़ दिया। आचार्य मुदित और बाकी लोग उनके पीछे चल रहे थे। बाहर शक्ति धाम के सभी शिष्य इंतजार कर रहे थे। जिस पल विक्रम सिंह प्रकट हुए, पूरी जगह में हलचल मच गई। उत्साहित शिष्यों को देखकर विक्रम सिंह ने पूछा, क्या आप कठिनाई सह सकते हैं? हाँ, शिष्यों ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ चिल्लाया। उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे। विक्रम सिंह ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह आपने खुद कहा है, बाद में पछताना मत। विक्रम सिंह की शरारती मुस्कान देखकर बहुत से शिष्यों को चिंता होने लगी कि कुछ बुरा होने वाला है। विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए मुकुल से कहा, मुकुल तुम शुरू कर सकते हो। इससे पहले कि मुकुल खुद को तैयार कर पाते, विक्रम सिंह पहले ही एक भयानक गति से बाहर निकल चुके थे। मुकुल के चेहरे का रंग अचानक बुरी तरह से बदल गया। वह अपने सच्चे सार को जगाना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धमाका धमाका धमाका, एक भूत की तरह विक्रम सिंह मुकुल पर टूट पड़े और एक जोरदार हमला किया। उनकी मुट्ठियां और पैर मुकुल के शरीर पर बरस रहे थे। छिप छिप। सिर्फ एक ही पल में मुकुल लगातार खून थूक रहे थे। उनका शरीर कई मीटर दूर जा गिरा, बुरी तरह से घायल हो गया था। 10 सेकंड से भी कम समय में मुकुल को ऐसा लगा जैसे वह अलग होने वाले हो। उनका पूरा शरीर बहुत ज्यादा दर्द में था, उठने की ताक नहीं थी। अचानक हुए घटनाक्रम ने सभी को डरा दिया। आचार्य मोहित घबरा गए और अगर आचार्य मुदित ने उन्हें रोका ना होता तो वह दौड़कर बाहर चले जाते। शक्तिधाम के शिष्य डर से घिरे हुए थे, क्योंकि वे डर से विक्रम सिंह को घूर रहे थे। क्या हो रहा था? विक्रम सिंह ने अचानक मुकुल पर इतनी बेरहमी से हमला क्यों किया था? विक्रम सिंह आगे बढ़े, एक औषधि निकाली और उसे मुकुल को खिलाया। फिर मुस्कुराए और बोले, आपकी काया आकाश छाया घुड़सवार सेना और काली ध्वज सेना की तुलना में बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर आप उनकी तरह ताकतवर बनना चाहते हैं तो आपको और भी ज्यादा कठिनाई सहनी होगी। मुकुल, जिन्होंने अभी अभी औषधि का सेवन किया था, अचानक महसूस किया कि उनकी चोटें बहुत तेजी से ठीक हो रही हैं। एक ऐसी गति जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इतनी ताकतवर उपचारक औषधि यह चौथे दर्जे की औषधि है। आचार्य मुदित ने सदमे में मन ही मन सोचा। आचार्य मोहित और बाकी लोगों को भी पता चला कि क्या हो रहा था और वे बहुत ज्यादा हिल गए थे। सच में यह किस तरह की चमत्कारी उपचारक औषधि थी जिसमें इतना भयानक उपचार प्रभाव था? कलाकृति शोधन में अपनी दिव्य कलाओं के अलावा विक्रम सिंह की रस विद्या भी उतनी ही जबरदस्त थी। अभी अभी उन्होंने जो चौथे दर्जे की उपचारक औषधि दी थी वह उन्हें हैरान करने के लिए काफी थी। शिष्यों को एक लगभग द्वेषपूर्ण खुशी के साथ देखकर विक्रम सिंह ने कहा, मैंने अभी अभी मुकुल पर जो तरीका दिखाया उसका पालन करो, खुद को घायल करो। एक उपचारक औषधि लो और अगर आप बेहतर हो तो जारी रखो। आपको बस 2 महीने तक टिके रहना है और तब तक आपकी ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। आकाश छाया घुड़सवार सेना और काली ध्वज सेना को मैंने 1 महीने तक यातना दी थी। शुरुआत में उनमें से हर कोई मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। 1 महीने तक यातना दी। शिष्य कांपने लगे, डर से अपनी लार निगलने लगे। उनमें से बहुत से पीछे हटने के बारे में सोचने लगे। यहां तक कि आचार्य मुदित और बाकी लोग भी खुद को ठंडी पसीना बहाने से नहीं रोक पाए। इस तरह से 1 महीने तक यातना दी जाए तो क्या वे उसके बाद भी इंसान रहेंगे? मेरे पास समय कम है, इसलिए आचार्य को व्यक्तिगत रूप से आप सभी की निगरानी करनी होगी। अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो आपको दर्द सहना होगा। विक्रम सिंह ने एक द्वेषपूर्ण खुशी भरी मुस्कान के साथ कहा। थोड़ा रुककर विक्रम सिंह ने आगे कहा, अग्निघाटी को नष्ट कर दिया गया है। जल्द ही साम्राज्य का सबसे ताकतवर आश्रम आपका शक्तिधाम होगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप सच में ताकतवर बनना चाहते हैं। अग्निघाटी से आगे निकलना असंभव नहीं है, यह सिर्फ समय की बात है। साम्राज्य का सबसे ताकतवर आश्रम, अग्निघाटी से आगे निकलना
सिर्फ इस बयान के साथ विक्रम सिंह ने शिष्यों के अंदर के जुनून को जगा दिया जो इसके लिए दिल से तरस रहे थे। साम्राज्य का सबसे ताकतवर आश्रम होना यह कितना ऊंचा रुतबा होगा। शिष्य उत्साह से उबल रहे थे, एक साथ जोर से चिल्ला रहे थे। अग्नि घाटी से आगे निकलना आचार्य मोहित बहुत ज्यादा हिल गए थे। इस संभावना पर विचार करते हुए अग्नि घाटी एक जबरदस्त अस्तित्व थी। उनकी ताक शक्ति धाम से कहीं ज्यादा थी। उनसे आगे निकलना आसान नहीं होगा। जनरल देव और ईशान ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अग्नि घाटी कितनी जबरदस्त थी, लेकिन विक्रम सिंह ने इसके बारे में इतनी बेपरवाही से बात की। विशाल अग्नि घाटी को इतने ताकतवर लोगों को सुधारने में दशकों लग गए थे। यही एक तरीका था कि अग्नि घाटी साम्राज्य का सबसे ताकतवर आश्रम बन सकती थी। तभी एक आदमी तेज गति से शक्ति धाम के गेट में घुस गया। नमस्ते महानायक। आदमी मैदान की ओर दौड़ा और एक घुटने पर झुककर बैठ गया। सम्राट विक्रम सिंह थोड़े चौंक गए और पूछा, क्या बात है? सम्राट ने आदरपूर्वक सूचना दी। महानायक, मुझे युवराज से एक संदेश मिला है। सम्राट ने फरमान जारी किया है कि महानायक को तुरंत राजधानी जाना है। यह सुनकर विक्रम सिंह ने हल्का सा माथे पर बल डाला और पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह किस बारे में है? सम्राट ने जवाब दिया, जलचंद साम्राज्य के युवराज ने महानायक को एक चुनौती दी है। चुनौती पत्र सम्राट के पास है। जलचंद साम्राज्य महानायक को चुनौती दे रहे हैं। आचार्य मुदित और बाकी लोग हैरान हो गए। खबर सुनकर हैरान थे। जलचंद साम्राज्य के युवराज सच में महानायक को चुनौती दे रहे हैं। शक्ति धाम के शिष्यों में हलचल मच गई। विक्रम सिंह भी दंग रह गए और चिल्लाए, वह मुझे चुनौती दे रहे हैं। आचार्य मुदित ने अपनी भय चढ़ाई और कहा, जलचंद साम्राज्य के युवराज में असाधारण ताकत है। मैंने सुना है कि वह प्राण मंडल के 8वें स्तर पर पहुंच गए हैं। 4 महान साम्राज्यों में उन्हें सबसे ताकतवर युवराज कहा जाता है। वो 4 महान साम्राज्यों में सबसे ताकतवर विक्रम सिंह ने हैरानी से आचार्य मुदित को देखा। हाँ, लेकिन 4 महान साम्राज्यों में से किसी ने भी पहले कभी कोई चुनौती नहीं दी है और उनकी कलाओं की सटीक सीमा साफ नहीं है। यह सिर्फ सुनी सुनाई बात है। आचार्य मोदित ने सहमति में सिर हिलाया। आचार्य मोहित ने कहा, वह अब तक प्राण मंडल के 9वें स्तर पर हो सकते हैं। 20 साल से ज्यादा पहले ऐसी अफवाहें थी कि जलचंद साम्राज्य के युवराज ने 8वें दर्जे की मार्शल सोल को जगाया। एक सच में भयानक प्रतिभा। सम्राट ने समझाया, प्रतिभा युद्ध की वजह से जलचंद साम्राज्य के युवराज महानायक की ताक का अनुमान लगाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने चुनौती दी। जलचंद साम्राज्य के सम्राट ने भी इसे मंजूरी दी। महानायक को राजधानी बुलाकर शायद सम्राट महानायक की राय जानना चाहते हैं। मैं समझ गया। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराए। जलचंद साम्राज्य से एक चुनौती, कितना दिलचस्प। जलचंद साम्राज्य शायद यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने प्रतिभा युद्ध की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में पहला स्थान पाने का मौका खो दिया है, क्योंकि वे हमेशा से पहले स्थान पर आते रहे हैं और उन्हें चारों राष्ट्रों में नेता के रूप में सराहा जाता है। अब जब महानायक ने अचानक पहला स्थान छीन लिया है तो वे स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आचार्य मोहित ने अनुमान लगाया, नहीं तो जलचंद साम्राज्य अचानक से चुनौती नहीं भेजता। आचार्य मुदित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जलचंद साम्राज्य का सम्राट स्वाभाविक रूप से हार स्वीकार नहीं करेगा। विक्रम सिंह ने कंधा उचकाते हुए कहा, चूंकि जलचंद साम्राज्य ने चुनौती भेजी है तो अगर मैं इसे स्वीकार ना करूं तो क्या हमारे साम्राज्य के लिए यह शर्म की बात नहीं होगी? जलचंद साम्राज्य का युवराज बहुत ताकतवर है। महानायक आपको उसे कम नहीं आंकना चाहिए। आचार्य मुदित ने चेतावनी दी। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। सम्राट की ओर देखते हुए कहा, सम्राट तुम पहले वापस जाओ, मैं कुछ देर में राजधानी जाऊंगा। हाँ, सम्राट ने आदरपूर्वक जवाब दिया और अपने शरीर के झटके के साथ गायब हो गया। उफ, सम्राट की भयानक चाल ढाल की कला देखकर सभी शिष्य सदमे में उफ कहते रह गए। उन्होंने अब तक सिर्फ अफवाहें सुनी थी, लेकिन अब उन्होंने इसे खुद देखा था। यह विश्वसनीय है। वह एक पल में गायब हो गया। क्या यह वही भयानक चाल ढाल की कला है जिसके बारे में हमारे बड़े भाई ने हमें बताया था? आंख की पलक झपकते ही यहां तक कि उसकी मौजूदगी भी चली गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ब्रह्मा मंडल से भी ज्यादा ताकतवर लोगों में ऐसी भयानक गति नहीं होती है ना? शक्ति धाम के शिष्य हलचल में थे। उनके अंदर डर, ईर्ष्या और उत्साह मिला हुआ था।
दूरसंचार की ताक सभी शक्तिधाम के शिष्यों की कल्पना से परे थी। आचार्य, मैंने तुम्हें जो तरीका बताया है उसका पालन करो और 2 महीने में उनकी ताकत यकीनन बहुत ज्यादा सुधर जाएगी। मैं अब चलता हूं। विक्रम सिंह ने आचार्य मुदित से कहा। उन्होंने किन युद्ध कवच बुलाया। उसकी भयानक, उग्र और खून प्यास वाली आभा बुरी तरह से बाहर फैली और अपने पंखों के एक झटके के साथ विक्रम सिंह बहुत तेज गति से आसमान में चढ़ गए। अपने पीछे एक बवंडर छोड़ गए। शक्तिधाम के शिष्य एक बार फिर से चौंक गए। उनकी आंखें बहुत ज्यादा फैल गई। महानायक को वेदा, आचार्य मुदित और बाकी सभी ने आदरपूर्वक कहा। धमाका ऊंचे आसमान में अपने पंखों के एक और फड़फड़ाने और एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ विक्रम सिंह एक काली लकीर में बदल गए और दूर चले गए। आंख की पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गए। विक्रम सिंह की भयानक गति देखकर आचार्य मुदित भी, जो प्राण मंडल के 9वें स्तर पर थे, हैरान हुए बिना नहीं रह सके। जनरल देव और शक्तिधाम के शिष्य अब मौके पर ही सन रह गए थे। उनके चेहरे डर और विस्मय से भरे हुए थे। आचार्य मोहित ने चौंकाते हुए कहा, महानायक की गति सच में भयानक है। प्राण मंडल के 7वें स्तर के योद्धाओं में भी ऐसी भयानक गति नहीं होती है। उन्होंने मन ही मन अपनी हीनता पर राह भरी। विक्रम सिंह की मौजूदा भयानक गति के साथ राजधानी जाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। 1 घंटे बाद विक्रम सिंह राजधानी पहुंच गए थे। राजधानी घनी इमारतों का एक विशाल और आपस में जुड़ा हुआ जाल था, जो बहुत ज्यादा विशाल था और वीरगढ़ से 10,000 गुना भी कम नहीं था। राजधानी के ठीक बीच में एक अकल्पनीय रूप से विशाल महल खड़ा था, जो राजसी और प्रभावशाली था। वह साम्राज्य का शाही महल था। राजधानी के कई अधिकारियों को अपनी भयानक आभा से डराने से बचने के लिए विक्रम सिंह शहर के बाहर उतर गए और पूरी तरह से राजधानी में घुस गए। अगर जलचंद साम्राज्य की ओर से चुनौती नहीं होती तो विक्रम सिंह ने राजधानी आने की योजना बिल्कुल भी नहीं बनाई होती। राजधानी अधिकारियों से भरा हुआ था। उनके शिष्य हर जगह थे। बहुत ज्यादा साजिशें और बहुत सारी परेशानियां थी। विक्रम सिंह इतनी तेज गति से शाही महल की ओर दौड़े कि वह एक हवा के झोंके की तरह थे। उनका रूप मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। विशाल राजधानी से गुजरते हुए वह एक सीधी रेखा में भागे। उनके पीछे दूरी में एक के बाद एक चौकियां तेजी से छोटी होती जा रही थी। चौड़ी सड़क पर एक जुलूस अभी अभी एक शहर से बाहर आ रहा था, जिसका नेतृत्व एक आदमी कर रहा था जो घोड़े पर सवार था। ताकतवर साधना में दर्जनों अनुयायियों के साथ और एक शानदार रथ को साथ लेकर चल रहा था। जब यह समूह शहर के द्वार से बाहर आया तो शहर के बाहर की भीड़ सड़क के दोनों तरफ हट गई। शानदार रथ में अंदर बैठा व्यक्ति जाहिर तौर पर बहुत ऊंचे रुतबे वाला था। शानदार रथ के बगल में घोड़े पर सवार एक और आदमी ने आदरपूर्वक कहा, मेरे मालिक, शाही दामाद के चुनाव में युवा मालिक यकीनन सबसे ऊपर आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रथ से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। हम शाही राजकुमारों के अलावा हमारे शहर में युवा पीढ़ी में लीन सबसे अच्छा है। घोड़े पर सवार आदमी हंसते हुए बोला, युवा राजकुमार की कार्रवाई स्वाभाविक रूप से राजकुमारी के लिए है। हालांकि युवा राजकुमार साम्राज्य का नंबर 1 प्रतिभाशाली है, लेकिन युवा मालिक भी उससे नहीं हारेगा। आखिरकार युवा मालिक राजकुमार से कई साल बड़ा है। उफ, जैसे ही वे बात कर रहे थे, अचानक एक काली परछाई शहर के गेट के बाईं ओर से तेज गति से आए। उसकी गति हैरान कर देने वाली थी। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो कि शाही शहर में इतना बेशर्मी भरा काम करो? घोड़े पर सवार सबसे आगे वाला आदमी कुछ महसूस करके गुस्से में दहाड़ा रास्ता रोकने के लिए तैयार था, लेकिन काली परछाई बहुत तेज थी। आंख की पलक झपकते ही वह सबसे आगे वाले आदमी के सामने से गुजरी, जिससे युद्ध घोड़ा घबरा गया और शानदार रथ को अचानक रुकना पड़ा। अचानक रुकने से रथ में बैठा व्यक्ति जड़ता की वजह से बाहर फेंक दिया गया और घोड़े के पिछले हिस्से से उसका सिर टकराया और वह दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। मेरे मालिक, सभी पहरेदार हैरान रह गए। रथ के बगल में आदमी चिल्लाया, बेशर्म, वहीं रुको। उसने चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदार यश को डराने की? दोनों आदमियों ने अपनी सच्ची सार को तेजी से काम में लिया, पूरी गति से पीछा करते हुए। वह काली परछाई जो उनसे गुजरी थी अचानक रुक गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह थे, जो शाही महल की ओर तेजी से जा रहे थे। विक्रम सिंह की गति हैरान कर देने वाली थी। उनके लिए शहर से होकर गुजरना यकीनन अफरातफरी मच जाती। एक आदमी ने गुस्से में दहाड़ा, ओ मूर्ख लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसे परेशान किया है? क्या तुम्हें नियम नहीं पता?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजधानी के चारों तरफ इस तरह से घूमने की? दूसरे आदमी ने गुस्से में चिल्लाया। हालांकि उसने सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। दोनों प्राण मंडल के दूसरे स्तर पर थे। विक्रम सिंह की भयानक गति उनकी गति से कम नहीं थी और उनकी ताकत जाहिर तौर पर और भी ज्यादा थी। हालांकि यह राजधानी था और यहां कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी में भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं थी। वे सरदार यश के आदेश के तहत थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें जरा भी डर नहीं था। मुझे सच में माफ करना, विक्रम सिंह ने एक माफी वाली मुस्कान के साथ कहा। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि शहर के अंदर अचानक से लोगों का एक समूह प्रकट हो जाएगा। राजधानी में इतनी बेशर्मी, तुम इस अधिकारी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हो। मेरे लिए उस मूर्ख लड़के को मार डालो। सरदार यश, जिसे अभी अभी रथ से गिरने के बाद मदद दी गई थी, दर्द में था और विक्रम सिंह पर गुस्से में चिल्लाया। सरदार यश की अधिकारी की टोपी गिर गई थी और जब वह रथ से नीचे गिरा तो उसका सिर नीचे की तरफ था, जिससे वह खून से लथपथ और खराब हालत में था। शहर के गेट के बाहर इतने सारे लोगों के देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह गुस्से में था। दर्जनों पहरेदार आगे बढ़े, विक्रम सिंह को घेर लिया और यहां तक कि शाही शहर के पहरेदार भी नीचे दौड़े। मुझे मार डालो, विक्रम सिंह हैरानी में झपके। क्या सच में यह बात यहां तक आ गई थी? विक्रम सिंह ने जल्दी से कहा, रुको माननीय अधिकारी, मुझे शाही परिवार में जल्दी है। मैं बस राजधानी से गुजर रहा था। मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे थे। यह जानबूझकर नहीं था और मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस भूल को माफ कर सकते हैं। शाही परिवार जा रहे हो? एक आदमी ने हल्का सा माथे पर बल डाला। शाही परिवार एक ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी घुस सके। विक्रम सिंह का शाही परिवार जाने का जिक्र कुछ पृष्ठभूमि का संकेत देता है, लेकिन विक्रम सिंह उनके लिए अनजान थे। उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था और ऐसा लगता था कि साम्राज्य के किसी भी युवा सदस्य में इतनी हैरान कर देने वाली गति नहीं थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उस मूर्ख लड़के को मार डालो, सरदार यश गुस्से में चिल्लाया। विक्रम सिंह का भाव हल्का सा काला हो गया। ऐसा लगता था कि जितना बड़ा अधिकारी उतना ही बड़ा गुस्सा। शहर के गेट के बाहर देखने वालों की भीड़ बढ़ गई। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या वह सरदार यश नहीं है? लगता है कि वह बूढ़ा मूर्ख अपने रथ से गिर गया। किस में इतनी हिम्मत है कि उस बूढ़े बेवकूफ को भी नाराज करे? उसे नाराज करना लगभग निश्चित रूप से मौत की सजा है। क्या वह महानायक विक्रम सिंह नहीं है? यह बुरा है। चलो जल्दी से चलते हैं। रुको, इसमें शामिल मत हो। हम सिर्फ तमाशा देखने के लिए यहां हैं। उन्हें अपनी ही कब्र खोदने दो। हमारे नी परिवार को इसमें मत घसीटो। युवाओं का समूह असल में नी परिवार के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि नीरज कर रहा था। नी परिवार शाही शहर के अंदर रहता था। अगर शाही शहर में कोई घटना होती तो नी परिवार सिर्फ खड़े होकर नहीं देख सकता था। अगर सरदार यश को कुछ होता तो नी परिवार को जिम्मेदारी लेनी पड़ती। पहले हमला करने वालों में 2 घोड़े पर सवार आदमी थे, जिन्होंने सरदार यश के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। दूसरे पहरेदार भी लड़ाई में शामिल हो गए। धमाका धमाका धमाका, छिप छिप छिप, विक्रम सिंह ने कार्रवाई की। एक तेज हरकत के साथ प्राणमंडल के दूसरे स्तर के दोनों आदमियों ने खून थूका और हवा में फेंक दिए गए। आंख की पलक झपकते ही कई और पहरेदार खून थूकते हुए और बाहर हवा में फेंके गए। विक्रम सिंह की गति चौंकाने वाली थी। उनकी शक्ति भयानक थी। 2 मिनट से भी कम समय में सभी दर्जन भर पहरेदार नीचे थे, जमीन पर लौट रहे थे। देखने वाले दंग रह गए। 2 मिनट से भी कम समय में प्राणमंडल के दूसरे स्तर के 2 आदमी और दर्जनों पहरेदार सभी बुरी तरह से जमीन पर घायल हो गए थे। यहां तक कि सरदार यश भी हक्का बक्का रह गए। किस युवा आदमी में इतनी जबरदस्त ताकत थी? प्राणमंडल के दूसरे स्तर के 2 ताकतवर आदमी विक्रम सिंह के एक मुक्के से बुरी तरह से घायल हो गए थे। सरदार यश पर अपनी नजरें गड़ाते हुए विक्रम सिंह ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें अच्छी तरह से सोचना चाहिए। सरदार यश का चेहरा गुस्से से भर गया था। जैसे ही वह गुस्से में चिल्लाए, लड़के, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। यह तुम्हारी बारी नहीं है कि राजधानी में मूर्खता करो। मैं जब चाहूं तुम्हें मार सकता हूं। सरदार यश साम्राज्य में ऊंचे रुतबे और ताक के साथ स्वाभाविक रूप से विक्रम सिंह से नहीं डरेंगे। जैसे ही सरदार यश ने अपनी बात खत्म की, बड़ी संख्या में पहरेदार शाही शहर से बाहर निकले। उनके पीछे नगरपाल और कई ताकतवर लोग थे।
यह साफ था कि कोई राजधानी के नगरपाल को सूचना देने गया था। जैसे ही नगरपाल और कई ताकतवर लोग प्रकट हुए, नी परिवार के ताकतवर लोग भी गेट से आए। जैसे ही नी परिवार के ताकतवर लोग सरदार यश के पास पहुंचने वाले थे, नीरज ने उन्हें रोक दिया। नीरज ने नीची आवाज में कहा, महानायक शामिल है, दखल मत दो। क्या महानायक? नी परिवार के 1 दर्जन ताकतवर लोगों के चेहरे बुरी तरह से बदल गए। वे एक ही समय में देखने लगे। विक्रम सिंह को देखकर उनकी आंखें डर और विस्मय से भर गई। उस भयानक युवा आदमी की छवि जो अग्नि घाटी के ऊपर तैर रही थी, उनके दिमाग में चमक गई। नमस्ते सरदार यश, नगरपाल और कई ताकतवर लोगों ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। उस लड़के को मार डालो, सरदार यश ने क्रूरता से आदेश दिया। उनकी आंखें विक्रम सिंह पर खतरा मंडराते हुए थी। राजधानी के नगरपाल ने एक गहरी आवाज में पूछा, तुम लड़के तुम कौन हो? विक्रम सिंह ने बेपरवाही से कहा, अगर आप उसका पक्ष लेना चाहते हैं तो आगे बढ़े, यह जानते हुए कि ताकत अभी भी समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा तरीका थी। उसे मार डालो। राजधानी के नगरपाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया। उनकी आंखें पतली हो गई क्योंकि हत्या के इरादे की एक भारी आभा ने पूरे इलाके को